सीमा शुल्क अधिनियम 1962 धारा 91 पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। माल का पारगमन और ट्रांसशिपमेंट। Q1 कस्टम्स एक्ट 1962 का सेक्शन 91 किस बारे में है? उत्तर सेक्शन 91 तय शर्तों के तहत कस्टम ड्यूटी दिए बिना भारत से होकर सामान के ट्रांजिट और ट्रांसशिपमेंट से जुड़ा है। प्रश्न 2 माल के पारगमन से क्या तात्पर्य है? उत्तर माल के ट्रांजिट का मतलब है कि माल का भारत से होकर एक विदेशी देश से दूसरे देश में जाना बिना भारत में घरेलू खपत के लिए क्लियर किए। प्रश्न 3 माल के ट्रांसशिपमेंट से क्या तात्पर्य है? उत्तर ट्रांसशिपमेंट का मतलब है किसी विदेशी जगह तक जाते समय सामान को एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी, जहाज, हवाई जहाज गाड़ी में ट्रांसफर करना। ट्रांसशिपमेंट में सामान पर कस्टम ड्यूटी देनी होती है? उत्तर नहीं, कस्टम ड्यूटी नहीं देनी होगी बशर्ते सामान उचित रूप से घोषित कस्टम्स की निगरानी में ले जाया गया, भारत में इस्तेमाल के लिए नहीं भेजा गया। प्रश्न 5 सेक्शन 91 के तहत परमिशन कौन देता है? उत्तर कस्टम का सही अधिकारी ट्रांजिट या ट्रांसशिपमेंट के लिए परमिशन देता है। ट्रांसशिपमेंट के लिए कोई शर्तें हैं? जवाब हां, शर्तों में ये शामिल हो सकते हैं बांड या सुरक्षा का निष्पादन, कस्टम सील या निगरानी में मूवमेंट, निर्धारित प्रक्रियाओं का अनुपालन। Q7 अगर ट्रांजिट में सामान भारत में डाइवर्ट हो जाए तो क्या होगा? उत्तर अगर सामान दूसरी जगह भेजा जाता है, सीमा शुल्क देय हो जाता है, जुर्माना और जब्ती की कार्रवाई शुरू की जा सकती है। प्रश्न 8 क्या सेक्शन 91 इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों पर लागू होता है? उत्तर सेक्शन 91 मुख्य रूप से भारत से गुजरने वाले विदेशी सामान पर लागू होता है जो भारत से इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के लिए नहीं है। प्रश्न 9 क्या धारा 91 एक चार्जिंग धारा है? जवाब नहीं, सेक्शन 91 कोई चार्जिंग सेक्शन नहीं है, यह एक आसान और कंट्रोल करने वाला प्रोविजन है। प्रश्न 10 सेक्शन 91 दूसरे सेक्शन से कैसे जुड़ा है? उत्तर धारा 52 आयातित वस्तुओं का ट्रांसशिपमेंट, धारा 82 पारगमन में सामान, धारा 91 माल का पारगमन और ट्रांसशिपमेंट। प्रश्न 11 धारा 91 क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर यह सुविधा देता है भारत के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय व्यापार मार्ग, कुशल लॉजिस्टिक्स और ट्रांसशिपमेंट हब, नियंत्रित आवाजाही के जरिए कस्टम रेवेन्यू की सुरक्षा। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 धारा 92 पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। सामान का ट्रांसशिपमेंट। Q1 कस्टम्स एक्ट 1962 का सेक्शन 92 किस बारे में है? उत्तर सेक्शन 92 तय शर्तों के तहत कस्टम ड्यूटी दिए बिना भारत से पैसेंजर बैगेज के ट्रांसशिपमेंट से जुड़ा है। प्रश्न 2 सामान का ट्रांसशिपमेंट से क्या तात्पर्य है? उत्तर बैगेज के ट्रांसशिपमेंट का मतलब है किसी यात्री के बैगेज को एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी में ट्रांसफर करना, जैसे एक एयरक्राफ्ट से दूसरे एयरक्राफ्ट में, जब वो भारत से होकर किसी विदेशी जगह जा रहा हो। सेक्शन 92 के तहत बैगेज के ट्रांसशिपमेंट के लिए कौन एलिजिबल है? उत्तर ट्रांजिट यात्री जिनका सामान है, भारत में इस्तेमाल के लिए नहीं है और दूसरे देश जाने का इरादा। ट्रांसशिप किए गए बैगेज पर कस्टम ड्यूटी देनी होती है? जवाब नहीं, कस्टम ड्यूटी नहीं देनी होगी बशर्ते बैगेज कस्टम कंट्रोल में ट्रांसशिप किया गया हो और इंडिया में डाइवर्ट न किया गया हो। बैगेज के ट्रांसशिपमेंट के लिए कस्टम्स की परमिशन जरूरी है? जवाब हां, कस्टम के सही अधिकारी की इजाजत जरूरी है। Q6 क्या कस्टम्स ट्रांसशिपमेंट के लिए लाए गए बैगेज की जांच कर सकता है? जवाब हां, कस्टम सिक्योरिटी, सेफ्टी या कानूनी वजहों से बैगेज की जांच या चेकिंग कर सकता है। ट्रांसशिप किया गया सामान भारत में इस्तेमाल के लिए भेजा जाता है तो क्या होगा? उत्तर अगर डाइवर्ट किया जाए, धारा 92 के तहत छूट लागू नहीं होगी, कस्टम ड्यूटी देनी पड़ सकती है, जुर्माना और जब्ती की कार्रवाई शुरू की जा सकती है। प्रश्न 8 क्या सेक्शन 92 बिना साथ ले जाए जाने वाले सामान पर लागू होता है? जवाब हां, सेक्शन 92 ट्रांसशिपमेंट के लिए बिना साथ लाए गए बैगेज पर लागू हो सकता है जो कस्टम कंट्रोल के अधीन है। प्रश्न 9 क्या धारा 92 एक चार्जिंग धारा है? जवाब नहीं, सेक्शन 92 कोई चार्जिंग सेक्शन नहीं है, यह ट्रांसशिपमेंट के लिए सुविधा छूट देता है। प्रश्न 10 धारा 92 धारा 82 से किस प्रकार भिन्न है? उत्तर धारा 82 पारगमन में सामान के लिए छूट, धारा 92 सामान के ट्रांसशिपमेंट के लिए छूट। प्रश्न 11 सेक्शन 92 दूसरे बैगेज प्रोविजन से कैसे जुड़ा है? उत्तर धारा 77 सामान की घोषणा, धारा 82 पारगमन में सामान, धारा 92 सामान का ट्रांसशिपमेंट। प्रश्न 12 धारा 92 क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर यह सुविधा देता है
सुगम अंतर्राष्ट्रीय यात्री यात्रा, कुशल हवाई अड्डा ट्रांसशिपमेंट संचालन, ट्रांजिट बैगेज पर अनावश्यक कस्टम ड्यूटी से बचाव, सीमा शुल्क अधिनियम 1962 धारा 93 पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न, माल को छूट देने की शक्ति। Q1 कस्टम्स एक्ट 1962 का सेक्शन 93 किस बारे में है? उत्तर, सेक्शन 93 केंद्र सरकार को एक्सपोर्ट किए गए सामान पर कस्टम ड्यूटी से पूरी तरह या कुछ हद तक छूट देने का अधिकार देता है, कुछ शर्तों के साथ। Q2 सेक्शन 93 के तहत छूट देने का अधिकार किसके पास है? उत्तर, केंद्र सरकार के पास छूट देने का अधिकार है। Q3 सेक्शन 93 के तहत छूट कैसे दी जाती है? उत्तर, ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन जारी करके छूट दी जाती है। Q4 सेक्शन 93 किन सामानों पर लागू होता है? उत्तर, धारा 93 भारत से निर्यात किए गए माल पर लागू होती है। प्रश्न 5 क्या सेक्शन 93 के तहत छूट कंडीशनल हो सकती है? उत्तर, हां, छूट दी जा सकती है, बिल्कुल या एक्सपोर्टर द्वारा पूरी की जाने वाली शर्तों के अधीन। Q6 सेक्शन 93 के तहत किस तरह की छूट दी जा सकती है? उत्तर, छूट दी जा सकती है निर्यात को बढ़ावा देना, विशिष्ट उद्योगों या वस्तुओं को प्रोत्साहित करना, अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करना, जनहित कारणों। Q7 क्या सामान पर आमतौर पर एक्सपोर्ट ड्यूटी देनी होती है? जवाब, एक्सपोर्ट ड्यूटी सिर्फ सरकार द्वारा नोटिफाई किए गए खास सामान पर ही देनी होती है। सेक्शन 93 के तहत छूट तब भी मिलती है जब एक्सपोर्ट ड्यूटी किसी और तरह से लगती हो। प्रश्न 8 क्या धारा 93 धारा 25 के समान है? उत्तर, हां, सिद्धांत रूप में। धारा 25 आयात शुल्क में छूट, धारा 93 निर्यात शुल्क में छूट। प्रश्न 9 क्या धारा 93 एक चार्जिंग धारा है? उत्तर, नहीं, सेक्शन 93 कोई चार्ज लगाने वाला सेक्शन नहीं है, यह ड्यूटी से राहत देता है। प्रश्न 10 क्या सेक्शन 93 के तहत छूट का नोटिफिकेशन वापस लिया जा सकता है? जवाब, हां, केंद्र सरकार नया नोटिफिकेशन जारी करके छूट को बदल या वापस ले सकती है। Q11 अगर छूट की शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो क्या होगा? उत्तर, अगर शर्तें पूरी नहीं होती है, छूट अमान्य हो जाती है, निर्यात शुल्क देय हो जाता है, जुर्माना या वसूली की कार्रवाई की जा सकती है। प्रश्न 12 धारा 93 क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर, इससे मदद मिलती है निर्यात को बढ़ावा देना, आर्थिक और व्यापार नीति का समर्थन, एक्सपोर्ट ड्यूटी को रेगुलेट करने में सरकार को फ्लेक्सिबिलिटी देना, सीमा शुल्क अधिनियम 1962 धारा 94 पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न, बोर्ड पर उपभोग के लिए स्टोर से संबंधित विशेष प्रावधान। Q1 कस्टम्स एक्ट 1962 का सेक्शन 94 किस बारे में है? उत्तर, धारा 94 केंद्र सरकार को विदेश जाने वाले जहाजों या विमानों पर उपभोग के लिए रखे गए भंडार से संबंधित विशेष प्रावधान करने का अधिकार देती है। प्रश्न 2 धारा 94 के अंतर्गत स्टोर क्या है? उत्तर, स्टोर में ये चीजें शामिल हैं: ईंधन, खाद्य और पेय पदार्थ, स्पेयर पार्ट्स, जहाज या हवाई जहाज पर इस्तेमाल या इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल होने वाली चीजें। Q3 सेक्शन 94 के तहत प्रोविजन कौन कर सकता है? उत्तर, केंद्र सरकार नियम या नोटिफिकेशन जारी करके प्रावधान कर सकती है। Q4 स्टोर के लिए खास इंतजाम की जरूरत क्यों है? उत्तर, क्योंकि स्टोर भारत में इंपोर्ट के लिए नहीं है, इंटरनेशनल यात्राओं के दौरान इस्तेमाल किए जाते हैं। स्पेशल प्रोविजन आसान ऑपरेशन और कस्टम कंट्रोल में मदद करते हैं। प्रश्न 5 क्या सेक्शन 94 कस्टम ड्यूटी से छूट देता है? जवाब, हां, सेक्शन 94 सरकार के बताए अनुसार स्टोर पर ड्यूटी के संबंध में छूट या स्पेशल ट्रीटमेंट की अनुमति दे सकता है। प्रश्न 6 क्या सेक्शन 94 जहाजों और हवाई जहाज दोनों पर लागू होता है? उत्तर, हां, यह विदेश जाने वाले जहाजों और विदेश जाने वाले विमानों पर लागू होता है। प्रश्न 7 क्या सेक्शन 94 के तहत अभी भी कस्टम सुपरविजन जरूरी है? जवाब, हां, खास नियमों के तहत भी कस्टम सुपरविजन और कंट्रोल लागू रहता है। प्रश्न 8 क्या सेक्शन 94 के तहत आने वाले स्टोर को किनारे ले जाया जा सकता है? जवाब, नहीं, ऑनबोर्ड इस्तेमाल के लिए सामान को किनारे पर तब तक नहीं ले जाया जा सकता जब तक कस्टम कानून के तहत इजाजत न हो और ड्यूटी न दी गई हो। प्रश्न 9 क्या धारा 94 एक चार्जिंग धारा है? जवाब, नहीं, सेक्शन 94 कोई चार्ज लगाने वाला सेक्शन नहीं है, यह स्पेशल नियम बनाने के लिए एक इनेबलिंग प्रोविजन है। प्रश्न 10 धारा 94 अन्य धाराओं से कैसे जुड़ी है? उत्तर, धारा 85 90 भंडार, बिक्री, पारगमन, उपभोग, निष्कासन। धारा 94 भंडार के लिए विशेष प्रावधान करने की शक्ति। प्रश्न 11 धारा 94 क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर, इसमें ये चीजें दी गई है:
सरकार को लचीलापन, इंटरनेशनल शिपिंग और एविएशन का सुचारू कामकाज, स्टोर को संभालने के लिए साफ कानूनी ढांचा। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 धारा 95 पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। नियम बनाने की शक्ति। Q1 कस्टम्स एक्ट 1962 का सेक्शन 95 किस बारे में है? उत्तर, धारा 95 केंद्र सरकार को सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम बनाने का अधिकार देती है। प्रश्न 2, धारा 95 क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर, क्योंकि एक्ट में बड़े सिद्धांत तय किए गए हैं और सेक्शन 95 के तहत बनाए गए नियमों के जरिए डिटेल्ड प्रोसेस तय किए गए हैं। Q3 सेक्शन 95 के तहत नियम बनाने का अधिकार किसके पास है? उत्तर, नियम बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। प्रश्न 4, सेक्शन 95 के तहत नियम कैसे बनाए जाते हैं? उत्तर, नियम बनाए जाते हैं सूचनाएं जारी करना और ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश करना। Q5 सेक्शन 95 के तहत कौन से मामले नियमों के तहत आ सकते हैं? उत्तर, नियमों में ये शामिल हो सकते हैं आयात और निर्यात प्रक्रियाएं, भंडारण, सामान के नियम, वापसी प्रक्रियाएं, मूल्यांकन, आकलन और दस्तावेजीकरण, फॉर्म, घोषणाएं और रिकॉर्ड। प्रश्न 6, क्या सेक्शन 95 के तहत बनाए गए नियमों में कानूनी ताकत है? जवाब, हां, सेक्शन 95 के तहत बनाए गए नियम कानूनी तौर पर लागू होते हैं जब तक वे एक्ट के दायरे में आते हैं। Q7 क्या नियम कस्टम्स एक्ट को ओवरराइड कर सकते हैं? जवाब, नहीं, नियम कस्टम्स एक्ट के नियमों को ओवरराइड या उनका विरोध नहीं कर सकते। उन्हें एक्ट के हिसाब से होना चाहिए। Q8 क्या स्टेक होल्डर्स को इन नियमों का पालन करना जरूरी है? जवाब, हां, इंपोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स, पैसेंजर्स, कस्टोडियन और कस्टम्स ऑफिसर्स को सेक्शन 95 के तहत बनाए गए नियमों का पालन करना होगा। प्रश्न 9, क्या सेक्शन 95 के तहत बनाए गए नियमों में बदलाव किया जा सकता है या उन्हें रद्द किया जा सकता है? जवाब, हां, केंद्र सरकार नए नोटिफिकेशन जारी करके नियमों में बदलाव, सुधार या उन्हें रद्द कर सकती है। प्रश्न 10, क्या धारा 95 एक चार्जिंग धारा है? जवाब, नहीं, सेक्शन 95 कोई चार्जिंग सेक्शन नहीं है। यह एक डेलीगेटेड लेजिस्लेशन प्रोविजन है। प्रश्न 11, सेक्शन 95 दूसरे सेक्शन से कैसे जुड़ा है? उत्तर, सेक्शन 95 पूरे कस्टम्स एक्ट को सपोर्ट करता है जिससे इनके लिए डिटेल्ड नियम बनाए जाते हैं। आयात, निर्यात, सामान, भंडारण, कमियां और छूट। प्रश्न 12, छात्रों और चिकित्सकों को धारा 95 क्यों समझनी चाहिए? उत्तर, क्योंकि ज्यादातर प्रैक्टिकल कस्टम्स प्रोसीजर नियमों से चलते हैं और सेक्शन 95 नियम बनाने की पावर का सोर्स है। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 धारा 96 पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। संसद के समक्ष रखे जाने वाले नियम। Q1 कस्टम्स एक्ट 1962 का सेक्शन 96 किस बारे में है? उत्तर, धारा 96 में प्रावधान है कि सीमा शुल्क अधिनियम के तहत बनाए गए सभी नियम संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखे जाने चाहिए। प्रश्न 2, धारा 96 क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर, यह एक्ट के तहत केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों पर पार्लियामेंट्री कंट्रोल और निगरानी सुनिश्चित करता है। प्रश्न 3, संसद के समक्ष रखा गया का क्या अर्थ है? उत्तर, इसका मतलब है कि नियम यह है लोकसभा और राज्यसभा के समक्ष रखा गया और संसद द्वारा चर्चा, बदलाव या रद्द करने के लिए खुला। Q4 नियम संसद के सामने कब रखे जाते हैं? जवाब, नियम बनने के बाद जितनी जल्दी हो सके उन्हें कुल 30 दिनों के लिए लागू किया जाता है जो एक या ज्यादा सेशन में हो सकता है। Q5 अगर पार्लियामेंट किसी नियम को बदल दे या रद्द कर दे तो क्या होगा? उत्तर, सिर्फ बदले हुए रूप में लागू होगा या पार्लियामेंट के फैसले के मुताबिक। यह लागू नहीं रहेगा। नियम के तहत पहले से किए गए एक्शन वैलिड रहेंगे। प्रश्न 6, क्या सेक्शन 96 नोटिफिकेशन पर भी लागू होता है? जवाब, सेक्शन 96 मुख्य रूप से एक्ट के तहत बनाए गए नियमों पर लागू होता है। कुछ नोटिफिकेशन अलग प्रोविजन के तहत आते हैं। प्रश्न 7, क्या संसद कस्टम नियमों को खारिज कर सकती है? जवाब, हां, संसद के पास अपने सामने रखे गए नियमों को बदलने या रद्द करने का अधिकार है। Q8 क्या पार्लियामेंट के सामने नियम न रखने से वे इनवैलिड हो जाते हैं? उत्तर, आमतौर पर लेइंग एक जरूरी जरूरत है लेकिन वैलिडिटी न्यायिक व्याख्या और हालात पर निर्भर करती है। प्रश्न 9, क्या धारा 96 एक चार्जिंग धारा है? जवाब, नहीं, सेक्शन 96 कोई चार्ज लगाने वाला सेक्शन नहीं है। यह एक प्रोसीजरल और कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड है। प्रश्न 10,
सेक्शन 96 दूसरे सेक्शन से कैसे जुड़ा है? उत्तर, धारा 95 नियम बनाने की शक्ति। धारा 96 ऐसे नियमों पर संसदीय नियंत्रण। प्रश्न 11, छात्रों और अधिकारियों को धारा 96 के बारे में क्यों पता होना चाहिए? उत्तर, क्योंकि यह दिखाता है कानून बनाने में जांच और संतुलन, प्रत्यायोजित विधान में संसद की भूमिका, सीमा शुल्क प्रशासन में पारदर्शिता। प्रश्न 12, सेक्शन 96 की मुख्य बात क्या है? उत्तर, सीमा शुल्क अधिनियम के तहत नियम निरपेक्ष नहीं है, वे संसदीय जांच और नियंत्रण के अधीन है। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 धारा 97 पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। विनियम बनाने की शक्ति। Q1 कस्टम्स एक्ट 1962 का सेक्शन 97 किस बारे में है? उत्तर, सेक्शन 97 सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स CBIC को कस्टम्स एक्ट के प्रोविजंस को लागू करने के लिए रेगुलेशन बनाने का अधिकार देता है। Q2 सेक्शन 97 के तहत रेगुलेशन बनाने का अधिकार किसके पास है? उत्तर, CBIC सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के पास रेगुलेशन बनाने का अधिकार है। Q3 रेगुलेशन नियमों से कैसे अलग है? उत्तर, नियम धारा 95 केंद्र सरकार बनाती है, रेगुलेशन सेक्शन 97 CBIC बनाता है। दोनों ही डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के रूप है, लेकिन रेगुलेशन आमतौर पर प्रोसीजरल और ऑपरेशनल डिटेल से जुड़े होते हैं। Q4 सेक्शन 97 के तहत रेगुलेशन में कौन से मामले कवर हो सकते हैं? उत्तर, रेगुलेशन में ये शामिल हो सकते हैं सीमा शुल्क प्रक्रिया, फॉर्म और दस्तावेजीकरण, इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग सिस्टम, मंजूरी प्रक्रियाएं, अधिकारियों और व्यापार के लिए परिचालन दिशा निर्देश। प्रश्न 5, क्या सेक्शन 97 के तहत बनाए गए नियमों में कानूनी ताकत है? जवाब, हां, नियम कानूनी तौर पर जरूरी है, बशर्ते वे कस्टम एक्ट और नियमों के हिसाब से हों। Q6 क्या रेगुलेशन कस्टम्स एक्ट या नियमों को ओवरराइड कर सकते हैं? उत्तर, नहीं, विनियम निम्नलिखित को ओवरराइड या विरोधाभास नहीं कर सकते। सीमा शुल्क अधिनियम या धारा 95 के तहत बनाए गए नियम। Q7 नियम कैसे जारी किए जाते हैं? उत्तर, नियम नोटिफिकेशन द्वारा जारी किए जाते हैं और ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश किए जाते हैं। Q8 क्या इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स पर नियम लागू होते हैं? जवाब, हां, इंपोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स, कस्टम ब्रोकर्स, कस्टोडियन और ऑफिसर्स को सेक्शन 97 के तहत बनाए गए रेगुलेशंस का पालन करना होगा। Q9 क्या नियमों में बदलाव किया जा सकता है या उन्हें वापस लिया जा सकता है? जवाब, हां, CBIC नए नोटिफिकेशन जारी करके नियमों में बदलाव कर सकता है, उन्हें बदल सकता है या रद्द कर सकता है। प्रश्न 10, क्या धारा 97 एक चार्जिंग धारा है? जवाब, नहीं, सेक्शन 97 कोई चार्जिंग सेक्शन नहीं है, यह एक एडमिनिस्ट्रेटिव और प्रोसीजरल प्रोविजन है। प्रश्न 11, धारा 97 अन्य धाराओं से कैसे जुड़ी है? उत्तर, धारा 95 केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति, धारा 96 संसद के समक्ष रखे जाने वाले नियम, धारा 97 CBIC की विनियम बनाने की शक्ति। प्रश्न 12, धारा 97 क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर, यह इनेबल करता है कुशल सीमा शुल्क प्रशासन, इलेक्ट्रॉनिक और प्रक्रियात्मक सुधारों का सुचारू कार्यान्वयन, एक्ट में बदलाव किए बिना प्रोसेस को अपडेट करने में फ्लेक्सिबिलिटी। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 धारा 98 पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। नियमों और विनियमों का प्रकाशन। Q1 कस्टम्स एक्ट 1962 का सेक्शन 98 किस बारे में है? उत्तर, धारा 98 में प्रावधान है कि सीमा शुल्क अधिनियम के तहत बनाए गए सभी नियम और विनियम आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किए जाने चाहिए। Q2 ऑफिशियल गैजेट में पब्लिकेशन क्यों जरूरी है? उत्तर, क्योंकि प्रकाशन नियमों और विनियमों को कानूनी वैधता प्रदान करता है, सार्वजनिक जानकारी और पारदर्शिता सुनिश्चित करता है, कानून को लागू करने योग्य बनाता है। Q3 सेक्शन 98 के तहत कौन से नियम और कानून आते हैं? उत्तर, इसमें शामिल है केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियम धारा 95, CBIC द्वारा बनाए गए नियम धारा 97। Q4 नियम और कानून कब से लागू होते हैं? उत्तर, ये आमतौर पर ऑफिशियल गैजेट में पब्लिकेशन की तारीख से लागू होते हैं, जब तक कि कोई अलग तारीख न बताई गई हो। Q5 क्या अनपब्लिश्ड नियम या रेगुलेशन लागू किए जा सकते हैं? जवाब, नहीं, बिना छपे नियमों या रेगुलेशन का कोई कानूनी असर नहीं होता और उन्हें लागू नहीं किया जा सकता। प्रश्न 6, क्या सेक्शन 98 छूट नोटिफिकेशन पर लागू होता है? जवाब, सेक्शन 98 मुख्य रूप से नियमों और रेगुलेशन पर लागू होता है, हालांकि छूट के नोटिफिकेशन भी अलग अलग प्रोविजन के तहत ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश किए जाते हैं। प्रश्न 7,
क्या सेक्शन 98 एक चार्जिंग सेक्शन है? जवाब नहीं, सेक्शन 98 कोई चार्जिंग सेक्शन नहीं है। ये एक प्रोसीजरल और ट्रांसपेरेंसी प्रोविजन है। प्रश्न 8, पब्लिकेशन के लिए कौन जिम्मेदार है? उत्तर, केंद्र सरकार नियमों के लिए और सीबीआईसी नियमों के लिए पब्लिकेशन के लिए जिम्मेदार है। Q9, अगर पब्लिश और अनपब्लिश इंस्ट्रक्शन के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो क्या होगा? उत्तर, सिर्फ पब्लिश हुए नियम और रेगुलेशन ही कानूनी तौर पर लागू होते हैं। अनपब्लिश्ड निर्देश उन्हें ओवरराइड नहीं कर सकते। प्रश्न 10, सेक्शन 98 दूसरे सेक्शन से कैसे जुड़ा है? उत्तर, धारा 95 नियम बनाने की शक्ति, धारा 96 संसद के समक्ष रखे जाने वाले नियम, धारा 97 विनियम बनाने की शक्ति, धारा 98 नियमों और विनियमों का अनिवार्य प्रकाशन। Q11, इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स के लिए सेक्शन 98 क्यों जरूरी है? उत्तर, यह सुनिश्चित करता है कानून की निश्चितता, आधिकारिक और प्रामाणिक कस्टम प्रक्रियाओं तक पहुंच, मनमाने ढंग से लागू करने के खिलाफ सुरक्षा। प्रश्न 12, सेक्शन 98 की मुख्य बातें क्या है? उत्तर, कस्टम्स एक्ट के तहत कोई भी नियम या रेगुलेशन तब तक मान्य नहीं है जब तक उसे ऑफिशियली पब्लिश न किया जाए। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 धारा 99 पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। शक्तियों का प्रत्यायोजन। Q1, कस्टम्स एक्ट 1962 का सेक्शन 99 किस बारे में है? उत्तर, सेक्शन 99 केंद्र सरकार को कस्टम्स एक्ट के तहत अपनी शक्तियां कुछ शर्तों के साथ खास अधिकारियों को देने की इजाजत देता है। Q2, शक्तियों का लेन देन क्यों जरूरी है? उत्तर, डेलीगेशन जरूरी है, कुशल प्रशासन सुनिश्चित करें, शक्तियों के संकेंद्रण से बचें, ऑपरेशनल लेवल पर तेजी से फैसले लेने में मदद करें। Q3, सेक्शन 99 के तहत पावर कौन दे सकता है? उत्तर, केंद्र सरकार के पास अपनी शक्तियां सौंपने का अधिकार है। Q4, शक्तियां किसे सौंपी जा सकती है? उत्तर, अधिकार निम्न को सौंपे जा सकते हैं: सीमा शुल्क अधिकारी, सीबीआईसी, अन्य निर्दिष्ट प्राधिकरण जैसा कि अधिसूचित किया गया है। Q5, सेक्शन 99 के तहत डेलीगेशन कैसे किया जाता है? उत्तर, डेलीगेशन ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन जारी करके किया जाता है। Q6, क्या कस्टम्स एक्ट के तहत सभी अधिकार दिए जा सकते हैं? जवाब, सिर्फ वही पावर्स दी जा सकती है जिनकी एक्ट में इजाजत है। कुछ पावर्स नॉन डेलीगेबल हो सकती है। यह कानूनी इरादे पर निर्भर करता है। Q7, क्या डेलीगेट की गई पावर शर्तों के अधीन हो सकती है? जवाब, हां, केंद्र सरकार दी गई शक्तियों पर शर्तें, सीमाएं या रोक लगा सकती है। प्रश्न 8, क्या सेक्शन 99 के तहत डेलीगेशन से सरकारी कंट्रोल कम होता है? जवाब, नहीं, सौंपी गई शक्तियों का इस्तेमाल सरकारी निगरानी में किया जाता है और सौंपी गई शक्तियों को बदला या वापस लिया जा सकता है। प्रश्न 9, क्या धारा 99 एक चार्जिंग धारा है? जवाब, नहीं, सेक्शन 99 कोई चार्जिंग सेक्शन नहीं है। यह एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजन है। प्रश्न 10, सेक्शन 99 दूसरे सेक्शन से कैसे जुड़ा है? उत्तर, धारा 95 नियम बनाने की शक्ति, धारा 97 विनियम बनाने की शक्ति, धारा 99 शक्तियों का प्रत्यायोजन। प्रश्न 11, धारा 99 क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर, यह इनेबल करता है सीमा शुल्क प्रशासन का सुचारू कामकाज, उचित वितरण, प्रभावी कार्यान्वयन। प्रश्न 12, सेक्शन 99 की मुख्य बातें क्या है? उत्तर, सेक्शन 99 यह पक्का करता है कि कस्टम्स की शक्तियों का इस्तेमाल कानूनी तौर पर सौंपकर अच्छे से किया जा सके। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 धारा 100 पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। व्यक्तियों की तलाशी लेने की शक्ति। Q1, कस्टम्स एक्ट 1962 का सेक्शन 100 किस बारे में है? उत्तर, सेक्शन 100 कस्टम अधिकारियों को किसी व्यक्ति की तलाशी लेने का अधिकार देता है अगर उन्हें लगता है कि वो व्यक्ति ड्यूटी वाला, मना किया हुआ या स्मगल किया हुआ सामान ले जा रहा है। Q2, सेक्शन 100 के तहत किसकी तलाशी ली जा सकती है? जवाब, किसी भी व्यक्ति की तलाशी ली जा सकती है अगर कस्टम अधिकारी को पक्का यकीन हो कि वो व्यक्ति जब्त करने या ड्यूटी लगाने लायक सामान ले जा रहा है। प्रश्न 3, विश्वास करने का कारण का क्या अर्थ है? उत्तर, इसका मतलब है कि कस्टम अधिकारी के पास तथ्यों या जानकारी के आधार पर असली और उचित आधार होने चाहिए, न कि केवल शक के आधार पर। Q4, क्या सेक्शन 100 के तहत पुरुषों और महिलाओं दोनों की तलाशी ली जा सकती है? उत्तर, हां, लेकिन एक महिला को केवल दूसरी महिला ही खोज सकती है और कानून के अनुसार तमीज का पूरा ध्यान रखते हुए। Q5, क्या सभी मामलों में पर्सनल सर्च जरूरी है? जवाब, नहीं, पर्सनल सर्च सिर्फ तभी की जाती है जब जरूरी हो और जब सही यकीन हो। Q6,
क्या कोई व्यक्ति मजिस्ट्रेट या गैजेटेड ऑफिसर के सामने तलाशी की मांग कर सकता है? जवाब: हाँ, सर्च से पहले व्यक्ति ये रिक्वेस्ट कर सकता है कि सर्च इस तरह किया जाए। राजपत्रित अधिकारी की उपस्थिति में या मजिस्ट्रेट के समक्ष। Q7: अगर मना किया हुआ या ड्यूटी वाला सामान मिलता है तो क्या होगा? उत्तर: ऐसे सामान हो सकते हैं जब्त कर लिया। व्यक्ति को पेनल्टी या केस का सामना करना पड़ सकता है, जैसा भी लागू हो। Q8: क्या कस्टम अधिकारी किसी व्यक्ति को तलाशी के लिए हिरासत में ले सकते हैं? जवाब: हाँ, कानूनी तलाशी के लिए व्यक्ति को कुछ समय के लिए हिरासत में लिया जा सकता है। प्रश्न 9: क्या सेक्शन 100 केवल बंदरगाहों और हवाई अड्डों पर लागू होता है? उत्तर: नहीं, सेक्शन 100 भारत में कहीं भी लागू होता है जहां कस्टम अधिकारियों को कानूनी तौर पर अधिकार मिले हुए हैं। प्रश्न 10: क्या धारा 100 एक चार्जिंग धारा है? जवाब: नहीं, सेक्शन 100 कोई चार्जिंग सेक्शन नहीं है, यह एक एनफोर्समेंट प्रोविजन है। प्रश्न 11: सेक्शन 100 दूसरे सेक्शन से कैसे जुड़ा है? उत्तर: धारा 99 शक्तियों का प्रत्यायोजन। धारा 100 व्यक्तियों की तलाशी। धारा 101 संदिग्ध व्यक्तियों की तलाशी लेने की शक्ति। धारा 102 परिसर की तलाशी लेने की शक्ति। प्रश्न 12: धारा 100 क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर: इससे मदद मिलती है। तस्करी रोकें, सरकारी राजस्व की रक्षा करें, व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा करते हुए कस्टम कानून को प्रभावी ढंग से लागू करें। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 101 पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। संदिग्ध व्यक्तियों की तलाशी लेने की शक्ति। Q1 कस्टम्स एक्ट 1962 का सेक्शन 101 किस बारे में है? उत्तर: सेक्शन 101 एक कस्टम ऑफिसर को ऐसे व्यक्ति की तलाशी लेने का अधिकार देता है जिस पर स्मगलिंग या बैन सामान ले जाने का शक हो, भले ही वो सामान शरीर के अंदर छिपा हो। प्रश्न 2: सेक्शन 101 कब लागू होता है? उत्तर: इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब किसी कस्टम अधिकारी के पास यह शक करने का सही आधार होता है कि कोई व्यक्ति सामान को अंदर शरीर के अंदर ले जा रहा है, जैसे निगलकर या छिपाकर। Q3 सेक्शन 101 के तहत सर्च कैसे की जाती है? उत्तर: अगर अंदरूनी छिपाव का शक हो, व्यक्ति को हिरासत में लिया जा सकता है और कानूनी सुरक्षा उपायों का पालन करते हुए जांच, जैसे एक्सरे या मेडिकल चेक के लिए किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर के सामने पेश किया जाता है। Q4 क्या मेडिकल जांच जरूरी है? जवाब: हां, जब अंदरूनी छिपाव का शक हो तो मेडिकल जांच जरूरी है। यह किसी क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर से ही करवाना चाहिए। Q5 जिस व्यक्ति की तलाशी ली जा रही है, क्या उसके लिए कोई सुरक्षा उपाय है? जवाब: हां, सेफ गार्ड में शामिल है। योग्य चिकित्सक द्वारा जांच। व्यक्ति की शालीनता, प्राइवेसी और सुरक्षा का सम्मान किया जाना चाहिए। किसी भी तरह की जबरदस्ती या असुरक्षित मेडिकल प्रक्रिया की इजाजत नहीं है। Q6 क्या कोई व्यक्ति सेक्शन 101 के तहत मेडिकल जांच से मना कर सकता है? उत्तर: मना करने से यह हो सकता है निरंतर नजरबंदी और कानून के अनुसार कस्टम अधिकारियों द्वारा प्रतिकूल निष्कर्ष। प्रश्न 7: अगर तस्करी का सामान पकड़ा जाता है तो क्या होगा? उत्तर: अगर सामान का पता चल जाता है और उसे बरामद कर लिया जाता है, सामान जब्त किया जा सकता है। व्यक्ति को जब्त करने, जुर्माना लगाने या मुकदमा चलाने का सामना करना पड़ सकता है। प्रश्न 8: क्या सेक्शन 101 केवल एयरपोर्ट पर ही लागू होता है? उत्तर: नहीं, यह भारत में कहीं भी लागू होता है जहां एक कस्टम अधिकारी को कानूनी रूप से अधिकार प्राप्त है। हालांकि इसका आमतौर पर हवाई अड्डों और सीमा चौकियों पर उपयोग किया जाता है। प्रश्न 9: सेक्शन 101 सेक्शन 100 से कैसे अलग है? उत्तर: धारा 100 किसी व्यक्ति की बाहरी तलाशी, कपड़े, सामान। धारा 101 जब शरीर के अंदर सामान छिपा होने का संदेह हो तो तलाशी। प्रश्न 10: क्या सेक्शन 101 एक चार्जिंग सेक्शन है? जवाब: नहीं, सेक्शन 101 कोई चार्ज लगाने वाला सेक्शन नहीं है, यह एक एनफोर्समेंट और इन्वेस्टिगेटिव प्रोविजन है। प्रश्न 11: सेक्शन 101 क्यों जरूरी है? उत्तर: यह कस्टम अधिकारियों की मदद करता है शव छिपाने की तस्करी का पता लगाना, गंभीर रेवेन्यू लॉस और क्राइम को रोकें, कानूनी और मेडिकल सुरक्षा उपायों को बनाए रखते हुए प्रभावी ढंग से काम करें। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 धारा 102 पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। परिसर की तलाशी लेने की शक्ति। Q1 कस्टम्स एक्ट 1962 का सेक्शन 102 किस बारे में है? जवाब: सेक्शन 102 कस्टम अधिकारियों को किसी भी जगह की तलाशी लेने का अधिकार देता है अगर उन्हें लगता है कि वहां स्मगल किया हुआ सामान, डॉक्यूमेंट्स या कस्टम अपराधों से जुड़ी चीजें रखी है। प्रश्न 2:
धारा 102 के अंतर्गत परिसर से क्या तात्पर्य है? उत्तर, परिसर में शामिल है मकान, दुकानें, कार्यालयों, गोदाम या गोदाम, कोई भी इमारत, स्थान या संलग्न क्षेत्र। Q3, सेक्शन 102 के तहत सर्च की अनुमति कौन दे सकता है? जवाब, कस्टम का एक सही ऑफिसर आमतौर पर तय रैंक का सर्च करने की इजाजत दे सकता है और सर्च कर सकता है। प्रश्न 4, विश्वास करने का कारण का क्या अर्थ है? उत्तर, इसका मतलब है कि अधिकारी के पास भरोसेमंद जानकारी या सामान होना चाहिए, न कि सिर्फ शक कि कस्टम अपराध से जुड़ा सामान या डॉक्यूमेंट मौजूद है। प्रश्न 5, क्या सेक्शन 102 के तहत सर्च वारंट जरूरी है? जवाब, कोर्ट के वारंट की जरूरत नहीं है। कस्टम्स एक्ट के तहत ऑथराइजेशन ही काफी है, जो कानूनी सुरक्षा उपायों के अधीन है। Q6, क्या जगह की तलाशी के दौरान सुरक्षा के उपाय हैं? जवाब, हां, सर्च की जानी चाहिए उचित समय के दौरान, जब तक कि जरूरी ना हो, स्वतंत्र गवाहों, पंचों की मौजूदगी में, सर्च पंचनामा बटा जब्त की गई चीजों की लिस्ट तैयार करने के साथ। प्रश्न 7, क्या तलाशी के दौरान दस्तावेज जब्त किए जा सकते हैं? जवाब, हां, कस्टम कार्रवाई से जुड़े डॉक्यूमेंट, किताबें, रिकॉर्ड या इलेक्ट्रॉनिक डेटा जब्त किए जा सकते हैं। प्रश्न 8, अगर तस्करी का सामान मिल जाए तो क्या होगा? उत्तर, ऐसे सामान हो सकते हैं जब्त, जब्ती के लिए उत्तरदायी। इसके बाद जैसा लागू हो, पेनल्टी या मुकदमा चलाया जाएगा। प्रश्न 9, क्या सेक्शन 102 सिर्फ इंपोर्ट से जुड़े अपराधों पर लागू होता है? उत्तर, नहीं, यह आयात और निर्यात संबंधी सीमा शुल्क अपराधों दोनों पर लागू होता है। प्रश्न 10, क्या धारा 102 एक चार्जिंग धारा है? जवाब, नहीं, सेक्शन 102 कोई चार्ज लगाने वाला सेक्शन नहीं है। यह एक इन्वेस्टिगेटिव और एनफोर्समेंट प्रोविजन है। प्रश्न 11, सेक्शन 102 दूसरे सेक्शन से कैसे जुड़ा है? उत्तर, धारा 100 व्यक्तियों की तलाशी, धारा 101 संदिग्ध व्यक्तियों की तलाशी, आंतरिक छिपाव, धारा 102 परिसर की तलाशी, धारा 110 माल की जब्ती। प्रश्न 12, धारा 102 क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर, यह कस्टम अधिकारियों को यह करने में मदद करता है, संगठित तस्करी का पता लगाना, सबूत और दस्तावेज सुरक्षित करें, सरकारी राजस्व की रक्षा करें, सीमा शुल्क कानून को प्रभावी ढंग से लागू करना, सीमा शुल्क अधिनियम 1962 धारा 103 पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न, दस्तावेजों या चीजों के उत्पादन की आवश्यकता करने की शक्ति। Q1, कस्टम्स एक्ट 1962 का सेक्शन 103 किस बारे में है? उत्तर, सेक्शन 103 एक कस्टम ऑफिसर को किसी भी व्यक्ति से ऐसे डॉक्यूमेंट्स या चीजें दिखाने के लिए कहने का अधिकार देता है जो किसी भी कस्टम्स जांच, इन्वेस्टिगेशन या कार्यवाही से जुड़े हों। Q2, सेक्शन 103 के तहत पावर का इस्तेमाल कौन कर सकता है? उत्तर, एक्ट के तहत ऑथराइज कस्टम्स का एक सही ऑफिसर इस पावर का इस्तेमाल कर सकता है। Q3, डॉक्यूमेंट्स या चीजें दिखाने के लिए किसे कहा जा सकता है? उत्तर, कोई भी व्यक्ति जो सामान से संबंधित है या डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड या चीजों की कस्टडी या कंट्रोल है। Q4, किस तरह के डॉक्यूमेंट्स या चीजों की मांग की जा सकती है? उत्तर, इसमें ये शामिल हो सकते हैं प्रवेश बिल या शिपिंग बिल, चालान, अनुबंध और खाते, रजिस्टर, रिकॉर्ड या इलेक्ट्रॉनिक डेटा, कस्टम मामलों से जुड़ी कोई और बात। Q5, क्या सेक्शन 103 के तहत किसी रिक्वेस्ट को मानना जरूरी है? जवाब, हां, पालन करना जरूरी है जब तक कि कानून द्वारा मान्यता प्राप्त कोई वैध बहाना न हो। प्रश्न 6, क्या सेक्शन 103 के तहत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की मांग की जा सकती है? जवाब, हां, कस्टम कार्रवाई से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और डिजिटल डेटा की भी जरूरत पड़ सकती है। प्रश्न 7, क्या सेक्शन 103 के तहत जब्ती शामिल है? जवाब, सेक्शन 103 मुख्य रूप से डॉक्यूमेंट्स या चीजों के प्रोडक्शन से जुड़ा है। अगर जरूरत हो तो सेक्शन 103 के बजाय सेक्शन 110 के तहत जब्ती की जा सकती है। Q8, अगर कोई व्यक्ति डॉक्यूमेंट्स दिखाने में फेल हो जाता है तो क्या होगा? उत्तर, फेलियर की वजह से यह हो सकता है सीमा शुल्क अधिनियम के तहत दंडात्मक कार्रवाई, कार्यवाही में प्रतिकूल निष्कर्ष, कानून द्वारा अनुमत आगे की कार्रवाई। Q9, क्या डॉक्यूमेंट्स मांगने से पहले से बताना जरूरी है? जवाब, जरूरी नहीं। कस्टम अधिकारी प्रोसेस के हिसाब से लिखकर निर्देश या समन जारी कर सकता है। प्रश्न 10, क्या धारा 103 एक चार्जिंग धारा है? जवाब, नहीं, सेक्शन 103 कोई चार्ज लगाने वाला सेक्शन नहीं है। यह एक प्रोसीजरल और इन्वेस्टिगेटिव प्रोविजन है। प्रश्न 11, सेक्शन 103 दूसरे सेक्शन से कैसे जुड़ा है? उत्तर,
धारा 102 परिसर की तलाशी। धारा 103 दस्तावेजों या चीजों का उत्पादन। धारा 110 माल और दस्तावेजों की जब्ती। धारा 108 व्यक्तियों को बुलाने की शक्ति। प्रश्न 12 धारा 103 क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर, यह कस्टम अधिकारियों को मदद करता है। साक्ष्य एकत्र करें, कस्टम कानून के साथ कंप्लायंस वेरीफाई करें, प्रभावी जांच करें, सरकारी राजस्व की रक्षा करें। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 धारा 104 पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। गिरफ्तारी की शक्ति। Q1 कस्टम्स एक्ट 1962 का सेक्शन 104 किस बारे में है? उत्तर, सेक्शन 104 कस्टम अधिकारियों को ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार देता है जिसके बारे में माना जाता है कि उसने कस्टम एक्ट के तहत कुछ गंभीर अपराध किए हैं। Q2 सेक्शन 104 के तहत किसी व्यक्ति को कौन गिरफ्तार कर सकता है? उत्तर, केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत कस्टम अधिकारी इस धारा के तहत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। Q3 किसी व्यक्ति को सेक्शन 104 के तहत कब गिरफ्तार किया जा सकता है? उत्तर, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है अगर कस्टम अधिकारी को यह मानने का कारण हो कि उस व्यक्ति ने कोई अपराध किया है। धारा 135 के तहत दंडनीय या संज्ञेय के रूप में निर्दिष्ट कोई अन्य अपराध। प्रश्न 4 विश्वास करने का कारण का क्या अर्थ है? उत्तर, इसका मतलब है कि अधिकारी के पास सबूत या जानकारी के आधार पर उचित आधार होना चाहिए, न कि केवल संदेह। Q5 क्या सेक्शन 104 के तहत गिरफ्तारी जरूरी है? जवाब, नहीं, गिरफ्तारी अपनी मर्जी से होती है, जरूरी नहीं। इसका इस्तेमाल सिर्फ गंभीर मामलों में होता है, जैसे कि ज्यादा कीमत वाले या मना किए गए सामान की स्मगलिंग। Q6 क्या सेक्शन 104 के तहत अपराध कॉग्निजेबल है? जवाब, हां, कुछ कस्टम अपराध कॉग्निजेबल होते हैं, मतलब बिना वारंट के गिरफ्तारी की जा सकती है। प्रश्न 7 क्या गिरफ्तार व्यक्ति जमानत का हकदार है? उत्तर, हां, जमानती अपराधों के लिए जमानत मिलनी चाहिए। गैर जमानती अपराधों के लिए जमानत कोर्ट द्वारा दी जाती है। प्रश्न 8 गिरफ्तार व्यक्ति के क्या अधिकार हैं? उत्तर, गिरफ्तार व्यक्ति को यह अधिकार है गिरफ्तारी के कारणों के बारे में जानकारी रखें, किसी वकील से सलाह लें, गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए। प्रश्न 9 क्या महिलाओं को धारा 104 के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है? जवाब, हां, लेकिन महिलाओं की गिरफ्तारी के लिए खास सुरक्षा उपायों का पालन करना होगा, जिनमें शामिल है महिला अधिकारी की उपस्थिति, शालीनता और गरिमा का सम्मान। प्रश्न 10 क्या सेक्शन 104 सिर्फ इंपोर्ट से जुड़े अपराधों पर लागू होता है? उत्तर, नहीं, यह कस्टम्स एक्ट के तहत इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से जुड़े अपराधों पर लागू होता है। प्रश्न 11 क्या धारा 104 एक चार्जिंग धारा है? उत्तर, नहीं, सेक्शन 104 चार्ज लगाने वाला सेक्शन नहीं है। सजा सेक्शन 135 के तहत दी गई है। प्रश्न 12 सेक्शन 104 दूसरे सेक्शन से कैसे जुड़ा है? उत्तर, धारा 103 दस्तावेजों का प्रस्तुतिकरण, धारा 104 गिरफ्तार करने की शक्ति, धारा 108 समन करने की शक्ति, धारा एक्साइज अपराधों के लिए दंड। प्रश्न 13 धारा 104 क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर, यह कस्टम अधिकारियों की मदद करता है गंभीर तस्करी अपराधों से निपटना, बार बार होने वाले अपराधों को रोकें, राष्ट्रीय राजस्व और सुरक्षा की रक्षा करें। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 धारा 105 पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। वारंट के साथ परिसर की तलाशी लेने की शक्ति। Q1 कस्टम्स एक्ट 1962 का सेक्शन 105 किस बारे में है? उत्तर, सेक्शन 105 एक कस्टम ऑफिसर को मजिस्ट्रेट से सर्च वारंट लेकर किसी जगह की तलाशी लेने का अधिकार देता है। प्रश्न 2 सेक्शन 105 का इस्तेमाल कब किया जाता है? उत्तर, सेक्शन 105 का इस्तेमाल तब किया जाता है जब कस्टम अधिकारियों का मानना है कि तस्करी का माल या कस्टम अपराध से जुड़े डॉक्यूमेंट्स या चीजें किसी भी जगह पर रखी या छिपाई जाती है। Q3 सेक्शन 105 के तहत सर्च वारंट कौन जारी करता है? उत्तर, मजिस्ट्रेट सर्च वारंट तब जारी करता है जब उसे यकीन हो जाता है कि सर्च के लिए सही आधार है। Q4 सेक्शन 105 के तहत वारंट के लिए कौन अप्लाई कर सकता है? उत्तर, एक कस्टम अधिकारी जो आमतौर पर एक तय रैंक का होता है सर्च वारंट के लिए मजिस्ट्रेट के पास अप्लाई करता है। Q5 सेक्शन 105 के तहत किन जगहों पर सर्च किया जा सकता है? उत्तर, वारंट निम्नलिखित की तलाशी की अनुमति दे सकता है: मकान, कार्यालयों, दुकानें, गोदाम या गोदाम, कोई भी इमारत या बंद जगह। प्रश्न 6 सेक्शन 102 और सेक्शन 105 में क्या अंतर है? उत्तर, सेक्शन 102 बिना वारंट के जगह की तलाशी ऑफिसर के ऑथराइजेशन के आधार पर। धारा 105 मजिस्ट्रेट द्वारा जारी वारंट से परिसर की तलाशी।
प्रश्न 7, क्या तलाशी के दौरान गवाहों की मौजूदगी जरूरी है? उत्तर, हाँ, खोज की जानी चाहिए। स्वतंत्र गवाहों, पंचों की मौजूदगी में पंचनामा बटा सर्च लिस्ट तैयार करने के साथ। प्रश्न 8, क्या तलाशी के दौरान दस्तावेज और सामान जब्त किए जा सकते हैं? जवाब, हाँ, सर्च के दौरान स्मगल किया हुआ सामान, डॉक्यूमेंट, किताबें और दूसरी जरूरी चीजें जब्त की जा सकती हैं। Q9, अगर कोई आपत्तिजनक चीज मिलती है तो क्या होगा? उत्तर, कस्टम्स सामान या दस्तावेज जब्त करें, जब्ती, जुर्माना या अभियोजन की कार्यवाही शुरू करें। Q10, क्या उस व्यक्ति के लिए सुरक्षा उपाय है जिसके घर की तलाशी ली जा रही है? जवाब, हाँ, सेफगार्ड में शामिल है। वारंट की शर्तों के हिसाब से सर्च करें। कानूनी प्रक्रिया और शालीनता का सम्मान, खोज रिकॉर्ड तैयार करना और उनकी आपूर्ति करना। प्रश्न 11, क्या धारा 105 एक चार्जिंग धारा है? जवाब, नहीं, सेक्शन 105 चार्ज लगाने वाला सेक्शन नहीं है, यह एक इन्वेस्टिगेटिव प्रोविजन है। प्रश्न 12, सेक्शन 105 दूसरे सेक्शन से कैसे जुड़ा है? उत्तर, धारा 102 बिना वारंट के परिसर की तलाशी, धारा 105 वारंट के साथ परिसर की तलाशी, धारा 110 माल की जब्ती, धारा एक्साइज अपराधों के लिए दंड। प्रश्न 13, धारा 105 क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर, यह सुनिश्चित करता है मजिस्ट्रेट के वारंट के जरिए न्यायिक निगरानी, वैध और पारदर्शी तलाशी अभियान, कस्टम कानून लागू करते समय व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा, सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 106 पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न, वाहनों को रोकने और तलाशी लेने की शक्ति। Q1, कस्टम्स एक्ट 1962 का सेक्शन 106 किस बारे में है? जवाब, सेक्शन 106 कस्टम अधिकारियों को किसी भी गाड़ी को रोकने और उसकी तलाशी लेने का अधिकार देता है अगर उन्हें लगता है कि स्मगल किया हुआ सामान या जब्त किया जा सकने वाला सामान ले जाया जा रहा है। प्रश्न 2, धारा 106 के तहत वाहन का क्या अर्थ है? उत्तर, कन्वेंस में शामिल है वाहनों, पोत, जहाज, नाव, विमान, माल या व्यक्तियों को ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला कोई भी परिवहन साधन। Q3, सेक्शन 106 के तहत पावर का इस्तेमाल कौन कर सकता है? उत्तर, एक्ट के तहत ऑथराइज कस्टम्स का एक सही ऑफिसर इस पावर का इस्तेमाल कर सकता है। Q4, किसी गाड़ी को कब रोका और तलाशी ली जा सकती है? उत्तर, जब कस्टम अधिकारी को यह मानने का कारण हो कि तस्करी का सामान या गाड़ी में जब्त होने वाला सामान ले जाया जा रहा है। Q5, क्या सेक्शन 106 के तहत गाड़ी की तलाशी के लिए वारंट की जरूरत होती है? जवाब, नहीं, किसी वारंट की जरूरत नहीं है। ऑफिसर सही विश्वास के आधार पर गाड़ी को रोककर उसकी तलाशी ले सकता है। Q6, क्या ऐसी तलाशी के दौरान सामान जब्त किया जा सकता है? जवाब, हाँ, अगर तस्करी का या आपत्तिजनक सामान मिलता है तो उसे सेक्शन 110 के तहत जब्त किया जा सकता है। प्रश्न 7, क्या गाड़ी के अंदर लोगों की तलाशी ली जा सकती है? जवाब, हाँ, लोगों की तलाशी इन वजहों से ली जा सकती है। धारा 100 व्यक्तिगत खोज या सेक्शन 101 अंदरूनी तौर पर छिपाने का शक, अगर शर्तें पूरी होती है। प्रश्न 8, अगर कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिलता है तो क्या होगा? उत्तर, अगर कोई गलत सामान नहीं मिलता है तो गाड़ी को बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ने दिया जाता है। प्रश्न 9, क्या धारा 106 एक चार्जिंग धारा है? जवाब, नहीं, सेक्शन 106 कोई चार्ज लगाने वाला सेक्शन नहीं है, यह एक एनफोर्समेंट और प्रिवेंटिव प्रोविजन है। प्रश्न 10, धारा 106 अन्य धाराओं से कैसे जुड़ी है? उत्तर, धारा 100 व्यक्तियों की तलाशी, धारा 102 परिसर की तलाशी, धारा 105 वारंट के साथ परिसर की तलाशी, धारा 106 वाहनों को रोकना और उनकी तलाशी लेना, धारा 110 माल की जब्ती। प्रश्न 11, धारा 106 क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर, यह कस्टम अधिकारियों को मदद करता है तस्करी के सामान की आवाजाही को रोकें, अवैध परिवहन को रोकना, सरकारी राजस्व और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करें। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 107 पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न, व्यक्तियों की जांच करने की शक्ति। Q1, कस्टम्स एक्ट 1962 का सेक्शन 107 किस बारे में है? उत्तर, सेक्शन 107 एक कस्टम ऑफिसर को किसी भी ऐसे व्यक्ति से पूछताछ करने का अधिकार देता है जिसके बारे में उसे लगता है कि वो स्मगलिंग के सामान या कस्टम अपराधों से जुड़ी उपयोगी जानकारी दे सकता है। Q2, सेक्शन 107 के तहत किसकी जांच हो सकती है? उत्तर, कोई भी व्यक्ति जो सामान से संबंधित है या माना जाता है कि उसके पास कस्टम जांच से जुड़ी जानकारी या जानकारी है। प्रश्न 3,
किसी व्यक्ति की जांच करना का क्या मतलब है? उत्तर: जांच का मतलब है किसी व्यक्ति से पूछताछ करके उसके बारे में जानकारी हासिल करना। तस्करी, आयात निर्यात उल्लंघन, आपत्तिजनक सामान का कब्जा या परिवहन। Q4: क्या वो व्यक्ति कानूनी तौर पर सवालों के जवाब देने के लिए बाध्य है? जवाब: हां। सेक्शन 107 के तहत जांच के दौरान सच बताने के लिए व्यक्ति कानूनी तौर पर बाध्य है। प्रश्न 5: क्या धारा 107 के तहत दर्ज बयानों को सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है? जवाब: हां। जांच के दौरान रिकॉर्ड किए गए बयानों को कानून के तहत कस्टम कार्रवाई में सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रश्न 6: क्या धारा 107 धारा 108 के समान है? उत्तर: नहीं। धारा 107 परीक्षा, अनौपचारिक पूछताछ। धारा 108 व्यक्तियों को बुलाने और शपथ पर बयान दर्ज करने की शक्ति। प्रश्न 7: क्या सेक्शन 107 के तहत जांच से गिरफ्तारी हो सकती है? जवाब: हां। अगर किसी गंभीर अपराध का सबूत मिलता है तो आगे की कार्रवाई हो सकती है, जिसमें समन, जब्ती या गिरफ्तारी शामिल है। प्रश्न 8: क्या सेक्शन 107 केवल बंदरगाहों और हवाई अड्डों पर लागू होता है? उत्तर: नहीं। सेक्शन 107 भारत में कहीं भी लागू होता है जहां कस्टम अधिकारियों को कानूनी अधिकार प्राप्त है। प्रश्न 9: क्या धारा 107 एक चार्जिंग धारा है? जवाब: नहीं। सेक्शन 107 कोई चार्ज लगाने वाला सेक्शन नहीं है, यह एक इन्वेस्टिगेटिव प्रोविजन है। प्रश्न 10: धारा 107 अन्य धाराओं से कैसे जुड़ी है? उत्तर: धारा 106 वाहनों को रोकना और उनकी तलाशी लेना। धारा 107 व्यक्तियों की परीक्षा। धारा 108 व्यक्तियों को बुलाने की शक्ति। धारा 110 माल की जब्ती। प्रश्न 11: धारा 107 क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर: यह कस्टम अधिकारियों को यह करने में मदद करता है: जल्दी से जानकारी इकट्ठा करें, तस्करी नेटवर्क का पता लगाना, जांच और प्रवर्तन को मजबूत करना। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 धारा 108 पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। साक्ष्य देने और दस्तावेज पेश करने के लिए लोगों को बुलाने की शक्ति। Q1 कस्टम्स एक्ट 1962 का सेक्शन 108 किस बारे में है? उत्तर: सेक्शन 108 कस्टम अधिकारियों को किसी भी व्यक्ति को बुलाने का अधिकार देता है। सबूत दें और या कस्टम पूछताछ या जांच के संबंध में डॉक्यूमेंट्स या रिकॉर्ड पेश करें। Q2 सेक्शन 108 के तहत समन कौन जारी कर सकता है? उत्तर: एक्ट के तहत अधिकृत कस्टम का एक उचित अधिकारी समन जारी कर सकता है। Q3 सेक्शन 108 के तहत किसे बुलाया जा सकता है? उत्तर: कोई भी व्यक्ति जिसमें शामिल है आयातक या निर्यातक, सीमा शुल्क का दलाल, कर्मचारी, ट्रांसपोर्टर या तीसरे पक्ष, कोई भी व्यक्ति जिसके पास संबंधित जानकारी या दस्तावेज हो। प्रश्न 4: क्या समन जारी होने पर उपस्थिति अनिवार्य है? जवाब: हां, अटेंडेंस जरूरी है जब तक कोई वैलिड लीगल बहाना न हो। प्रश्न 5: क्या धारा 108 के तहत बयान शपथ पर दर्ज किए जाते हैं? जवाब: हां, बयान शपथ पर रिकॉर्ड किए जाते हैं और व्यक्ति कानूनी तौर पर सच बताने के लिए बाध्य है। प्रश्न 6: क्या सेक्शन 108 के तहत दर्ज बयानों को सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है? जवाब: हां, ऐसे बयान कानून के तहत कस्टम कार्रवाई में सबूत के तौर पर माने जा सकते हैं। Q7: क्या कोई व्यक्ति सेक्शन 108 के तहत सवालों के जवाब देने से मना कर सकता है? जवाब: नहीं, कोई भी व्यक्ति पूछताछ से जुड़े सवालों का जवाब देने से मना नहीं कर सकता, सिवाय तब जब वो कानूनी तौर पर सुरक्षित हो, जैसे कानून के तहत खास अधिकार। प्रश्न 8: क्या धारा 108 के तहत समन किए गए व्यक्ति को आरोपी माना जाता है? जवाब: नहीं, समन किया गया व्यक्ति अपने आप आरोपी नहीं बन जाता, उसे गवाह माना जाता है जब तक कि बाद में सबूतों से उसकी संलिप्तता साबित न हो जाए। Q9: क्या समन का पालन न करने पर पेनल्टी लग सकती है? जवाब: हां, पालन न करने पर यह हो सकता है जुर्माना, अभियोग पक्ष, अधिनियम या IPC के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई। प्रश्न 10: धारा 107 और धारा 108 में क्या अंतर है? उत्तर: धारा 107 व्यक्तियों की जांच करने की शक्ति, अनौपचारिक पूछताछ। धारा 108 व्यक्तियों को बुलाने और शपथ पर बयान दर्ज करने की शक्ति। प्रश्न 11: क्या धारा 108 एक चार्जिंग धारा है? जवाब: नहीं, सेक्शन 108 कोई चार्ज लगाने वाला सेक्शन नहीं है, यह एक इन्वेस्टिगेटिव और प्रोसीजरल प्रोविजन है। प्रश्न 12: धारा 108 अन्य धाराओं से कैसे जुड़ी है? उत्तर: धारा 103 दस्तावेजों का प्रस्तुतिकरण। धारा 107 व्यक्तियों की परीक्षा। धारा 108 समन और साक्ष्य। धारा 110 माल की जब्ती। धारा एक्साइज अपराधों के लिए दंड।
प्रश्न 13, धारा 108 क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर, यह कस्टम कानून के तहत सबसे शक्तिशाली जांच टूल में से एक है जो अधिकारियों की मदद करता है। साक्ष्य एकत्र करें, तथ्य और दायित्व स्थापित करें, तस्करी और चोरी से प्रभावी ढंग से निपटना। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 धारा 109 पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। दस्तावेजों की जांच और पेशी के लिए व्यक्तियों की उपस्थिति की आवश्यकता की शक्ति। Q1, कस्टम्स एक्ट 1962 का सेक्शन 109 किस बारे में है? जवाब, सेक्शन 109 कस्टम अधिकारियों को एक्ट के तहत जांच, पूछताछ या इन्वेस्टिगेशन के लिए लोगों को हाजिर होने और डॉक्यूमेंट्स दिखाने के लिए मजबूर करने का अधिकार देता है। प्रश्न 2, सेक्शन 109 सेक्शन 108 से कैसे अलग है? उत्तर, धारा 108 व्यक्तियों को बुलाने और शपथ पर बयान दर्ज करने की शक्ति। सेक्शन 109 सिविल कोड की शक्तियों के समान हाजिरी और पेशी लागू करने के लिए प्रोसीजरल सपोर्ट देता है। Q3, सेक्शन 109 के तहत शक्तियों का इस्तेमाल कौन कर सकता है? उत्तर, एक्ट के तहत ऑथराइज कस्टम्स का एक सही ऑफिसर इस पावर का इस्तेमाल कर सकता है। Q4, सेक्शन 109 के तहत क्या पावर दी गई है? उत्तर, कस्टम अधिकारी गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित करना, दस्तावेज या रिकॉर्ड पेश करने के लिए मजबूर करना, कस्टम कार्यवाही के संबंध में व्यक्तियों की जांच करना। प्रश्न 5, क्या ये शक्तियां सिविल कोड की शक्तियों के समान हैं? जवाब, हां, सेक्शन 109 कस्टम अधिकारियों को सिविल प्रोसीजर कोड के तहत सिविल कोड जैसी शक्तियां देता है। गवाहों को बुलाना, आवश्यक दस्तावेज। Q6, क्या सेक्शन 109 का पालन करना जरूरी है? जवाब, हां, नियम न मानना एक कानूनी जुर्म है और इसके लिए सजा या सजा हो सकती है। प्रश्न 7, क्या सेक्शन 109 के तहत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की जरूरत हो सकती है? जवाब, हां, कस्टम पूछताछ से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड की जरूरत पड़ सकती है। प्रश्न 8, क्या सेक्शन 109 का इस्तेमाल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों मामलों में किया जा सकता है? उत्तर, हां, सेक्शन 109 इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से जुड़े कस्टम प्रोसीडिंग्स दोनों पर लागू होता है। प्रश्न 9, क्या धारा 109 एक चार्जिंग धारा है? जवाब, नहीं, सेक्शन 109 कोई चार्ज लगाने वाला सेक्शन नहीं है। यह एक प्रोसीजरल और एनफोर्समेंट प्रोविजन है। प्रश्न 10, धारा 109 अन्य धाराओं से कैसे जुड़ी है? उत्तर, धारा 103 दस्तावेजों का प्रस्तुतिकरण, धारा 107 व्यक्तियों की परीक्षा, धारा 108 सम्मन और शपथ पर बयान, धारा 109 उपस्थिति और पेशी का प्रवर्तन। प्रश्न 11, धारा 109 क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर, यह पक्का करता है कि कस्टम जांच असरदार है, लोग पूछताछ से बच नहीं सकते, सबूत कानूनी तौर पर इकट्ठा किए जाते हैं। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 110 पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। माल, दस्तावेजों और चीजों की जब्ती। Q1, कस्टम्स एक्ट 1962 का सेक्शन 110 किस बारे में है? जवाब, सेक्शन 110 कस्टम अधिकारियों को सामान, डॉक्यूमेंट्स या चीजों को जब्त करने का अधिकार देता है अगर उन्हें लगता है कि ऐसा सामान एक्ट के तहत जब्त किया जा सकता है। Q2, सेक्शन 110 के तहत सामान कब जब्त किया जा सकता है? उत्तर, सामान तब जब्त किया जा सकता है जब उन्हें तस्करी करके लाया जाता है या उन्हें कानून तोड़कर इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है या कस्टम्स एक्ट के किसी भी नियम के तहत उन्हें जब्त किया जा सकता है। प्रश्न 3, विश्वास करने का कारण का क्या अर्थ है? उत्तर, इसका मतलब है कि अधिकारी के पास तथ्यों या जानकारी के आधार पर उचित आधार होना चाहिए, न कि केवल संदेह। Q4, सेक्शन 110 के तहत सामान कौन जब्त कर सकता है? उत्तर, एक्ट के तहत अधिकृत कस्टम का एक सही अधिकारी सामान जब्त कर सकता है। Q5, क्या सेक्शन 110 के तहत डॉक्यूमेंट्स भी जब्त किए जा सकते हैं? जवाब, हां, कस्टम अपराध से जुड़े डॉक्यूमेंट्स, किताबें, रिकॉर्ड या दूसरी चीजें भी जब्त की जा सकती हैं। Q6, क्या फिजिकल सीजर हमेशा जरूरी होता है? जवाब, नहीं, अगर फिजिकल जब्ती प्रैक्टिकल नहीं है तो कस्टम मालिक को सामान के साथ डील करने से रोकने के लिए रोक का ऑर्डर जारी कर सकता है। Q7, सामान जब्त होने के बाद क्या होता है? उत्तर, दौरे के बाद कारण बताओ नोटिस SCN जारी किया जाना चाहिए और जब्ती और पेनल्टी के लिए एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग्स शुरू की जाती है। प्रश्न 8, कारण बताओ नोटिस जारी करने की समय सीमा क्या है? जवाब, आमतौर पर SCN जब्ती की तारीख से 6 महीने के अंदर जारी किया जाना चाहिए। इस समय को सक्षम अधिकारी बढ़ा सकते हैं। Q9, क्या जब्त किया गया सामान एडजुडिकेशन से पहले रिलीज किया जा सकता है? जवाब, हां, सामान को सेक्शन 110 के तहत कुछ समय के लिए रिलीज किया जा सकता है, बशर्ते बांड का निष्पादन,
सुरक्षा या बैंक गारंटी प्रस्तुत करना। प्रश्न 10, अगर एससीएन समय सीमा के अंदर जारी नहीं किया जाता है तो क्या होगा? उत्तर, अगर एससीएन तय समय के अंदर जारी नहीं किया जाता है, जब्त किया गया सामान उस व्यक्ति को वापस करना होगा जिससे जब्त किया गया था। प्रश्न 11, क्या धारा 110 एक चार्जिंग धारा है? जवाब, नहीं, सेक्शन 110 कोई चार्ज लगाने वाला सेक्शन नहीं है। यह एक एनफोर्समेंट और प्रिवेंटिव प्रोविजन है। प्रश्न 12, सेक्शन 110 दूसरे सेक्शन से कैसे जुड़ा है? उत्तर, धारा 102/105 परिसर की तलाशी, धारा 108 समन और कथन, धारा 110 माल और दस्तावेजों की जब्ती, धारा 110 जब्त माल की अनंतिम रिहाई, धारा 124 कारण बताओ नोटिस जारी करना। प्रश्न 13, धारा 110 क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर, यह कस्टम अधिकारियों को मदद करता है, माल की अवैध आवाजाही को रोकें, साक्ष्य सुरक्षित करें, सरकारी राजस्व की रक्षा करें, सीमा शुल्क कानून को प्रभावी ढंग से लागू करना। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 111 पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। अनुचित तरीके से आयातित माल की जब्ती। Q1, कस्टम्स एक्ट 1962 का सेक्शन 111 क्या है? उत्तर, सेक्शन 111 में उन हालातों की लिस्ट है जिनमें इंपोर्टेड सामान को भारत में गलत तरीके से इंपोर्ट करने पर जब्त किया जा सकता है। प्रश्न 2, अनुचित तरीके से आयातित सामान का क्या अर्थ है? उत्तर, अगर सामान भारत में लाया जाता है तो उसे गलत तरीके से इंपोर्ट किया जाता है, कस्टम्स एक्ट का उल्लंघन करने पर या इंपोर्ट पर लागू किसी दूसरे कानून का उल्लंघन। प्रश्न 3, क्या सेक्शन 111 एक चार्जिंग सेक्शन है? जवाब, नहीं, सेक्शन 111 चार्ज लगाने वाला सेक्शन नहीं है। यह जब्ती से जुड़ा है, ड्यूटी लगाने से नहीं। Q4, सेक्शन 111 के तहत जब्ती के लिए आम आधार क्या है? उत्तर, सामान जब्त किया जा सकता है अगर, उदाहरण के लिए, निषेध के विपरीत आयातित, कम कीमत या गलत जानकारी, कीमत, जानकारी, मात्रा, वजन, बिना वैध दस्तावेजों या लाइसेंस के आयात किया गया, सीमा शुल्क से बचने के लिए छुपाया गया, बिल ऑफ एंट्री या बैगेज डिक्लेरेशन में नहीं बताया गया है, बिना अनुमति के कस्टम कंट्रोल से हटा दिया गया। प्रश्न 5, क्या सेक्शन 111 सिर्फ मना किए गए सामान पर लागू होता है? जवाब, नहीं, यह गलत तरीके से इंपोर्ट किए गए, मना किए गए और रेस्ट्रिक्टेड ड्यूटी वाले दोनों तरह के सामान पर लागू होता है। प्रश्न 6, क्या सेक्शन 111 के तहत जब्ती के लिए मिसरिया, इरादा जरूरी है? जवाब, नहीं, जब्ती सिविल नेचर की होती है। इरादा साबित किए बिना भी सामान जब्त किया जा सकता है, हालांकि पेनल्टी के लिए इरादा मायने रखता है। Q7, क्या ड्यूटी चुकाने के बाद भी सामान जब्त किया जा सकता है? जवाब, हां, अगर इंपोर्ट की शर्तों का उल्लंघन होता है तो ड्यूटी का पेमेंट करने पर भी सामान जब्त होने से नहीं रुकता। Q8, सामान जब्त होने के बाद क्या होता है? उत्तर, कस्टम्स सामान को पूरी तरह से जब्त कर ले या धारा 125 के तहत जुर्माना भरने पर छुटकारे की अनुमति दे। Q9, क्या जब्ती के साथ पेनल्टी भी लगाई जा सकती है? उत्तर, हां, सेक्शन 112 के तहत इंपोर्टर या संबंधित व्यक्ति पर पेनल्टी लगाई जा सकती है। Q10, क्या जब्ती से पहले कारण बताओ नोटिस देना जरूरी है? जवाब, हां, सेक्शन 124 के तहत एक कारण बताओ नोटिस जारी किया जाना चाहिए जिसमें ये बातें बताई गई हों। जब्ती के आधार, सुने जाने का अवसर। प्रश्न 11, क्या सेक्शन 111 बैगेज इंपोर्ट पर लागू होता है? जवाब, हां, पैसेंजर के बैगेज में गलत तरीके से इंपोर्ट किया गया सामान मिलने पर उसे भी सेक्शन 111 के तहत जब्त किया जा सकता है। प्रश्न 12, सेक्शन 111 दूसरे सेक्शन से कैसे जुड़ा है? उत्तर, धारा 110 माल की जब्ती, धारा 111 अनुचित तरीके से आयातित माल की जब्ती, धारा 112 अनुचित आयात के लिए जुर्माना, धारा 124 कारण बताओ नोटिस, धारा 125 मोचन जुर्माना। प्रश्न 13, धारा 111 क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर, यह इंपोर्ट के लिए मुख्य जब्ती का नियम है जो कस्टम अधिकारियों को मदद करता है आयात कानूनों को लागू करना, तस्करी और चोरी रोके, सरकारी राजस्व की रक्षा करें। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 112 पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। माल के अनुचित आयात के लिए जुर्माना। Q1, कस्टम्स एक्ट 1962 का सेक्शन 112 किस बारे में है? उत्तर, सेक्शन 112 में उन लोगों पर पेनल्टी का प्रावधान है जो ऐसे सामान के गलत इंपोर्ट में शामिल है जिन्हें सेक्शन 111 के तहत जब्त किया जा सकता है। Q2, सेक्शन 112 के तहत किसे सजा हो सकती है? उत्तर, कोई भी व्यक्ति जो
ऐसा कोई काम करता है या करने में चूक करता है जिससे माल जब्त किया जा सकता है, या ऐसे कार्य या चूक को बढ़ावा देना। यह भी शामिल है आयातकों, सीमा शुल्क का दलाल, ट्रांसपोर्टर, अपराध में शामिल कोई अन्य व्यक्ति। Q3, क्या सेक्शन 112 के तहत पेनल्टी सामान पर या लोगों पर लगाई जाती है? उत्तर, सेक्शन 112 के तहत पेनल्टी लोगों पर लगाई जाती है, सामान पर नहीं। Q4, क्या सजा के लिए मेंसरी, इरादा या जानकारी जरूरी है? जवाब, हां, सेक्शन 112 के तहत पेनल्टी लगाने के लिए सेक्शन 111 के तहत जब्ती के उलट आमतौर पर व्यक्ति की जानकारी, इरादा या शामिल होना जरूरी है। Q5, सेक्शन 112 के तहत पेनल्टी कितनी होगी? उत्तर, जुर्माना इस हद तक बढ़ सकता है। माल का मूल्य या अपराध के नेचर और अथॉरिटी के तय किए गए हिसाब से ड्यूटी से 5 गुना ज्यादा टैक्स देना होगा। Q6, क्या सामान को फिजिकली जब्त न करने पर भी पेनल्टी लगाई जा सकती है? जवाब, हां, पेनल्टी लगाने के लिए फिजिकल सीजर जरूरी नहीं है जब तक सामान जब्त किया जा सकता है। Q7, अगर ड्यूटी पे कर दी गई है तो क्या पेनल्टी लगाई जा सकती है? जवाब, हां, ड्यूटी का पेमेंट करने से सेक्शन 112 के तहत पेनल्टी से अपने आप छुटकारा नहीं मिल जाता। Q8, क्या पेनल्टी लगाने से पहले कारण बताओ नोटिस देना जरूरी है? जवाब, हां, सेक्शन 124 के तहत एक शो कॉज नोटिस जारी किया जाना चाहिए और व्यक्ति को सुनवाई का मौका दिया जाना चाहिए। Q9, क्या सेक्शन 112 के तहत जब्ती के साथ पेनल्टी भी लगाई जा सकती है? जवाब, हां, सामान जब्त करना सेक्शन 111 और लोगों पर जुर्माना सेक्शन 112 एक साथ लगाया जा सकता है। प्रश्न 10, क्या धारा 112 एक चार्जिंग धारा है? जवाब, नहीं, सेक्शन 112 कोई चार्ज लगाने वाला सेक्शन नहीं है, यह एक पीनल प्रोविजन है। प्रश्न 11, क्या सेक्शन 112 बैगेज केस पर लागू होता है? जवाब, हां, पैसेंजर के बैगेज में गलत तरीके से इंपोर्ट किया गया सामान मिलने पर सेक्शन 112 के तहत पेनल्टी लग सकती है। प्रश्न 12, सेक्शन 112 दूसरे सेक्शन से कैसे जुड़ा है? उत्तर, धारा 111 अनुचित तरीके से आयातित माल की जब्ती, धारा 112 अनुचित आयात के लिए जुर्माना, धारा 124 कारण बताओ नोटिस, धारा 125 मोचन जुर्माना। प्रश्न 13, धारा 112 क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर, यह सुनिश्चित करता है अवैध आयात में शामिल व्यक्तियों की जवाबदेही, तस्करी और चोरी के खिलाफ रोकथाम, सीमा शुल्क कानून का प्रभावी प्रवर्तन, सीमा शुल्क अधिनियम 1962 धारा 113 पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न, गलत तरीके से एक्सपोर्ट करने की कोशिश किए गए सामान को जब्त करना। Q1, कस्टम्स एक्ट 1962 का सेक्शन 113 किस बारे में है? उत्तर, सेक्शन 113 उन हालात के बारे में बताता है जिनमें एक्सपोर्ट किए गए सामान को जब्त किया जा सकता है जब उन्हें गलत तरीके से एक्सपोर्ट करने की कोशिश की जाती है। प्रश्न 2, अनुचित निर्यात का क्या अर्थ है? उत्तर, गलत एक्सपोर्ट का मतलब है सामान एक्सपोर्ट करना या एक्सपोर्ट करने की कोशिश करना, कस्टम्स एक्ट का उल्लंघन करने पर या एक्सपोर्ट पर लागू किसी भी दूसरे कानून के खिलाफ। प्रश्न 3, क्या सेक्शन 113 एक चार्जिंग सेक्शन है? जवाब, नहीं, सेक्शन 113 कोई चार्जिंग सेक्शन नहीं है, यह सामान जब्त करने से जुड़ा है, ड्यूटी लगाने से नहीं। Q4, सेक्शन 113 के तहत जब्ती के लिए आम आधार क्या है? उत्तर, एक्सपोर्ट किया गया सामान जब्त किया जा सकता है अगर वह प्रतिबंध के खिलाफ एक्सपोर्ट किया गया या एक्सपोर्ट करने की कोशिश की गई, मूल्य, मात्रा, विवरण या गुणवत्ता में गलत घोषणा, जहां जरूरी हो बिना वैलिड लाइसेंस ऑथराइजेशन के एक्सपोर्ट किया गया, निर्यात नियंत्रण से बचने के लिए छुपाया गया, शिपिंग बिल ऑफ एक्सपोर्ट में दर्ज नहीं है या गलत तरीके से दर्ज किया गया है, बिना इजाजत के कस्टम कंट्रोल से हटाया गया या हटाने की कोशिश की गई। प्रश्न 5, क्या सेक्शन 113 सिर्फ मना किए गए सामान पर लागू होता है? जवाब, नहीं, यह रोकी गई और रोकी गई दोनों तरह की चीजों पर लागू होता है और अगर एक्सपोर्ट की शर्तों का उल्लंघन होता है तो ड्यूटी वाले एक्सपोर्ट सामान पर भी लागू होता है। प्रश्न 6, क्या सेक्शन 113 के तहत जब्ती के लिए मेसरिया, इरादा जरूरी है? जवाब, नहीं, जब्ती के लिए मेसरिया की जरूरत नहीं है, जब्ती सिविल नेचर की होती है, इरादा मुख्य रूप से सजा के लिए जरूरी है। Q7, क्या एक्सपोर्ट ड्यूटी चुकाने के बाद भी सामान जब्त किया जा सकता है? जवाब, हां, एक्सपोर्ट ड्यूटी का पेमेंट करने पर भी एक्सपोर्ट कानून या शर्तों का उल्लंघन होने पर सामान जब्त होने से नहीं रोका जा सकता। Q8, सामान जब्त होने के बाद क्या होता है? उत्तर, फैसला करने वाली अथॉरिटी यह कर सकती है सामान को पूरी तरह से जब्त कर ले या
धारा 125 के तहत जुर्माना के भुगतान पर मोचन की अनुमति दे। Q9 क्या जब्ती के साथ पेनल्टी भी लगाई जा सकती है? जवाब हाँ, सेक्शन 114 गलत एक्सपोर्ट के लिए पेनल्टी के तहत शामिल लोगों पर पेनल्टी लगाई जा सकती है। Q10 क्या जब्ती से पहले कारण बताओ नोटिस देना जरूरी है? जवाब हाँ, सेक्शन 124 के तहत एक कारण बताओ नोटिस जारी किया जाना चाहिए जिसमें ये बातें बताई गई हों। जब्ती के लिए आधार और अपनी बात कहने का मौका। प्रश्न 11 क्या सेक्शन 113 बैगेज एक्सपोर्ट पर लागू होता है? जवाब हाँ, कानून तोड़कर पैसेंजर बैगेज के जरिए सामान एक्सपोर्ट करने की कोशिश करने पर भी सेक्शन 113 के तहत जब्त किया जा सकता है। प्रश्न 12 सेक्शन 113 दूसरे सेक्शन से कैसे जुड़ा है? उत्तर धारा 111 अनुचित तरीके से आयातित माल की जब्ती। धारा 113 अनुचित तरीके से निर्यात किए गए माल की जब्ती। धारा 114 अनुचित निर्यात के लिए जुर्माना। धारा 124 कारण बताओ नोटिस। धारा 125 मोचन जुर्माना। प्रश्न 13 धारा 113 क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर यह एक्सपोर्ट के लिए मुख्य जब्ती का नियम है जो यह पक्का करता है निर्यात नियंत्रण और निषेधों का अनुपालन, धोखाधड़ी वाले निर्यात प्रोत्साहनों की रोकथाम, राष्ट्रीय हित और राजस्व की सुरक्षा। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 धारा 114 पर सीमा शुल्क अधिनियम 1962 धारा 114 सीमा शुल्क अधिनियम सीमा शुल्क अधिनियम 1962 धारा 114 पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। गलत तरीके से सामान एक्सपोर्ट करने की कोशिश पर जुर्माना। Q1 कस्टम्स एक्ट 1962 का सेक्शन 114 किस बारे में है? उत्तर सेक्शन 114 में उन लोगों पर पेनल्टी का प्रावधान है जो गलत तरीके से सामान एक्सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं और ऐसे सामान को सेक्शन 113 के तहत जब्त किया जा सकता है। Q2 सेक्शन 114 के तहत किसे सजा हो सकती है? उत्तर कोई भी व्यक्ति जो ऐसा कोई काम करता है या करने में चूक करता है जिससे एक्सपोर्ट किया गया सामान जब्त किया जा सकता है या ऐसे कार्य या चूक को बढ़ावा देना। यह भी शामिल है निर्यातकों, सीमा शुल्क का दलाल, ट्रांसपोर्टर, अनुचित निर्यात में शामिल कोई अन्य व्यक्ति। Q3 क्या सेक्शन 114 के तहत पेनल्टी सामान पर या लोगों पर लगाई जाती है? उत्तर सेक्शन 114 के तहत पेनल्टी लोगों पर लगाई जाती है, सामान पर नहीं। Q4 क्या सजा के लिए मेंसरी, इरादा या जानकारी जरूरी है? जवाब हाँ, सेक्शन 114 के तहत पेनल्टी लगाने के लिए आमतौर पर जानकारी, इरादा या शामिल होना जरूरी है। Q5 सेक्शन 114 के तहत पेनल्टी कितनी है? उत्तर जुर्माना इस हद तक बढ़ सकता है एक्सपोर्ट किए गए सामान की कीमत या जुर्म के नेचर के आधार पर एक्सपोर्ट ड्यूटी से 5 गुना ज्यादा टैक्स चोरी किया जाएगा। Q6 क्या सामान जब्त न होने पर भी पेनल्टी लगाई जा सकती है? जवाब हाँ, अगर सामान असल में जब्त नहीं किया गया है तब भी पेनल्टी लगाई जा सकती है जब तक कि उसे जब्त किया जा सकता हो। Q7 अगर एक्सपोर्ट ड्यूटी पे की जाती है तो क्या पेनल्टी लगाई जा सकती है? जवाब हाँ, एक्सपोर्ट ड्यूटी का पेमेंट करने से पेनल्टी की देनदारी अपने आप खत्म नहीं हो जाती। Q8 क्या पेनल्टी लगाने से पहले कारण बताओ नोटिस देना जरूरी है? जवाब हाँ, सेक्शन 124 के तहत एक शो कॉज नोटिस जारी किया जाना चाहिए और व्यक्ति को सुनवाई का मौका दिया जाना चाहिए। प्रश्न 9 क्या धारा 114 के तहत जब्ती के साथ जुर्माना लगाया जा सकता है? जवाब हाँ, सामान जब्त करना सेक्शन 113 और लोगों पर जुर्माना सेक्शन 114 एक साथ लगाया जा सकता है। प्रश्न 10 क्या धारा 114 एक चार्जिंग धारा है? जवाब नहीं, सेक्शन 114 चार्ज लगाने वाला सेक्शन नहीं है, यह एक पीनल प्रोविजन है। प्रश्न 11 क्या सेक्शन 114 बैगेज एक्सपोर्ट पर लागू होता है? जवाब हाँ, पैसेंजर बैगेज के जरिए गलत एक्सपोर्ट करने पर सेक्शन 114 के तहत पेनल्टी लग सकती है। प्रश्न 12 धारा 114 अन्य धाराओं से कैसे जुड़ी है? उत्तर धारा 113 अनुचित तरीके से निर्यात किए गए माल की जब्ती। धारा 114 अनुचित निर्यात के लिए जुर्माना।
धारा 124 कारण बताओ नोटिस। धारा 125 मोचन जुर्माना। प्रश्न 13, धारा 114 क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर, यह सुनिश्चित करता है निर्यात उल्लंघनों के लिए जवाबदेही, धोखाधड़ी वाले एक्सपोर्ट और इंसेंटिव के गलत इस्तेमाल को रोकना, निर्यात कानूनों का प्रभावी प्रवर्तन। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 धारा 115 पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। वाहनों की जब्ती। Q1 कस्टम्स एक्ट 1962 का सेक्शन 115 क्या है? उत्तर, धारा 115 में माल की तस्करी या जब्ती योग्य माल को ले जाने में इस्तेमाल होने वाले वाहनों, परिवहन के साधन को जब्त करने का प्रावधान है। प्रश्न 2, धारा 115 के तहत वाहन का क्या अर्थ है? उत्तर, कन्वेंस में शामिल है वाहन, ट्रक, कार, बस आदि। पोत, जहाज, नाव। विमान, माल या व्यक्तियों को ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला कोई भी परिवहन साधन। Q3 गाड़ी कब जब्त की जा सकती है? उत्तर, गाड़ी जब्त की जा सकती है अगर वह तस्करी के लिए इस्तेमाल किया जाता है या जब्त होने वाले सामान को ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है या तस्करी के प्रयास में इस्तेमाल किया गया। Q4 क्या मालिक की जानकारी या इरादा जरूरी है? जवाब, हां। अगर मालिक यह साबित कर देता है कि गाड़ी का इस्तेमाल उसकी जानकारी या मिलीभगत के बिना किया गया था, तो जब्त करने का आदेश नहीं दिया जा सकता। Q5 क्या गाड़ी जब्त की जा सकती है भले ही सामान जब्त न हुआ हो? जवाब, हां। अगर सामान आखिर में जब्त नहीं भी होता है तो भी फैक्स और शामिल होने के आधार पर गाड़ी वाला जिम्मेदार हो सकता है। प्रश्न 6, क्या सेक्शन 115 इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों मामलों पर लागू होता है? उत्तर, हां। सेक्शन 115 इंपोर्टेड सामान और एक्सपोर्ट सामान दोनों की स्मगलिंग पर लागू होता है। Q7 क्या गाड़ी जब्त करना जरूरी है? जवाब, नहीं। जब्त करना अपनी मर्जी से होता है, ऑटोमेटिक नहीं। फैसला करने वाली अथॉरिटी इन बातों पर विचार करती है। अपराध की प्रकृति, परिवहन की भूमिका, मालिक का ज्ञान या भागीदारी। Q8 क्या मालिक गाड़ी रिलीज करवा सकता है? जवाब, हां। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी सेक्शन 125 के तहत जुर्माना भरने पर कन्वेंस को छुड़ाने की इजाजत दे सकती है। Q9 क्या जब्ती से पहले कारण बताओ नोटिस देना जरूरी है? जवाब, हां। सेक्शन 124 के तहत एक कारण बताओ नोटिस जारी किया जाना चाहिए जिसमें ये बातें बताई गई हों। जब्ती के आधार, सुने जाने का अवसर। प्रश्न 10, क्या धारा 115 एक चार्जिंग धारा है? जवाब, नहीं। सेक्शन 115 चार्ज लगाने वाला सेक्शन नहीं है, यह जब्ती का प्रोविजन है। Q11 क्या गाड़ी जब्त करने के साथ पेनल्टी भी लगाई जा सकती है? जवाब, हां। गाड़ी जब्त करने के अलावा व्यक्तियों पर धारा 112 या 114 के तहत जुर्माना लगाया जा सकता है, जैसा भी लागू हो। प्रश्न 12, सेक्शन 115 दूसरे सेक्शन से कैसे जुड़ा है? उत्तर, धारा 110 माल और वाहनों की जब्ती, धारा 111/113 माल की जब्ती, धारा 115 परिवहन की जब्ती, धारा 124 कारण बताओ नोटिस, धारा 125 मोचन जुर्माना। प्रश्न 13, धारा 115 क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर, यह कस्टम अधिकारियों को मदद करता है तस्करी को रोके, वाहनों और जहाजों के दुरुपयोग को रोके, सीमा शुल्क कानून का प्रभावी प्रवर्तन सुनिश्चित करना। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 116 पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। वाहन में माल का हिसाब न रखने पर जुर्माना। Q1 कस्टम्स एक्ट 1962 का सेक्शन 116 किस बारे में है? उत्तर, सेक्शन 116 के तहत पेनल्टी का प्रावधान है जब किसी गाड़ी पर लदे सामान का हिसाब कस्टम अधिकारियों की संतुष्टि के अनुसार नहीं होता है। Q2 सेक्शन 116 के तहत कौन जिम्मेदार है? उत्तर, गाड़ी का इंचार्ज व्यक्ति, जैसे जहाज का मालिक, एक विमान का पायलट इन कमांड, वाहन चालक या वाहन का प्रभारी व्यक्ति। प्रश्न 3, नॉट काउंटेड फॉर का क्या मतलब है? उत्तर, इसका मतलब है इंपोर्ट एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट या रिपोर्ट में दिखाया गया सामान गायब है, या कस्टम्स के कहने पर सामान कम जगह पर उतारा जाता है, खो जाता है या बनाया नहीं जाता
और कोई संतोषजनक वजह नहीं बताई जाती। सेक्शन 116 के तहत सजा के लिए इरादा मेंस रिया जरूरी है? जवाब नहीं, मिस रिया की जरूरत नहीं है। अगर कमी अनजाने में हुई हो तब भी पेनल्टी लगाई जा सकती है जब तक कि उसे ठीक से समझाया न जाए। Q5 सेक्शन 116 के तहत पेनल्टी कितनी है? उत्तर जुर्माना इस हद तक बढ़ सकता है। गुम हुए सामान पर दे ड्यूटी की रकम का दोगुना या सामान की कीमत जो भी ज्यादा हो जैसा अथॉरिटी तय करेगी। Q6 क्या सेक्शन 116 के तहत पेनल्टी से बचा जा सकता है? जवाब हां, अगर इंचार्ज यह साबित कर दे कि प्राकृतिक कारणों से थी या सामान बिना लापरवाही के खो गया या नष्ट हो गया या अगर कोई और संतोषजनक वजह मौजूद है तो पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी। प्रश्न 7 क्या सेक्शन 116 सिर्फ इंपोर्ट पर लागू होता है? उत्तर मुख्य रूप से यह इंपोर्टेड सामान पर लागू होता है, लेकिन यह एक्सपोर्ट की स्थितियों पर भी लागू हो सकता है जहां कन्वेंस में सामान का अकाउंटिंग जरूरी होता है। Q8 क्या पेनल्टी लगाने से पहले कारण बताओ नोटिस देना जरूरी है? जवाब हां, सेक्शन 124 के तहत एक कारण बताओ नोटिस जारी किया जाना चाहिए जिसमें सुनवाई का मौका दिया जाए। प्रश्न 9 क्या धारा 116 के तहत जब्ती के साथ जुर्माना लगाया जा सकता है? जवाब हां, जहां लागू हो सामान या गाड़ी जब्त करने के अलावा सेक्शन 116 के तहत पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। प्रश्न 10 क्या धारा 116 एक चार्जिंग धारा है? जवाब नहीं, सेक्शन 116 चार्ज लगाने वाला सेक्शन नहीं है, यह एक पीनल प्रोविजन है। प्रश्न 11 धारा 116 अन्य धाराओं से कैसे जुड़ी है? उत्तर धारा 30/41 आयात निर्यात घोषणापत्र, धारा 110 जब्ती, धारा 115 वाहन की जब्ती, धारा 116 माल का लेखा जोखा न रखने पर जुर्माना। प्रश्न 12 धारा 116 क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर यह सुनिश्चित करता है कार्गो की उचित जवाबदेही, वाहक और परिवहन ऑपरेटरों की जिम्मेदारी, तस्करी और माल चोरी की रोकथाम, सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 117 पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न, उल्लंघन के लिए जुर्माना जहां कोई साफ सजा नहीं दी गई है। Q1 कस्टम्स एक्ट 1962 का सेक्शन 117 किस बारे में है? जवाब सेक्शन 117 में आम सजा का प्रावधान है जब कोई व्यक्ति कस्टम्स एक्ट या नियमों के किसी ऐसे नियम का उल्लंघन करता है जिसके लिए एक्ट में कहीं और कोई खास सजा का प्रावधान नहीं है। प्रश्न 2 सेक्शन 117 को रेसिड्यूरिबिलिटी सेक्शन क्यों कहा जाता है? उत्तर क्योंकि यह तभी लागू होता है जब कोई दूसरा खास पेनल्टी सेक्शन जैसे सेक्शन 112, 114, 116 वगैरह लागू न हो। Q3 सेक्शन 117 के तहत किसे सजा हो सकती है? उत्तर कोई भी व्यक्ति जो उल्लंघन करता है कस्टम्स एक्ट का कोई भी प्रोविजन या एक्ट के तहत बनाया गया कोई भी नियम, रेगुलेशन या ऑर्डर जिसके लिए कोई साफ सजा तय नहीं है। Q4 किस तरह के उल्लंघन पर सेक्शन 117 लागू होता है? उत्तर उदाहरणों में शामिल है प्रक्रियात्मक चूक, दस्तावेजीकरण आवश्यकताओं का अनुपालन न करना, तय प्रोसेस को फॉलो न करना, जहां कोई खास पेनल्टी सेक्शन लागू न हो। प्रश्न 5 क्या सेक्शन 117 के तहत मिसरिया इरादा जरूरी है? जवाब आमतौर पर मिसरिया जरूरी नहीं है, सिर्फ नियम तोड़ने पर भी सजा दी जा सकती है जब तक कि मामले में इरादे की जरूरत न हो। Q6 सेक्शन 117 के तहत ज्यादा से ज्यादा सजा क्या है? उत्तर जुर्माना 1 लाख रुपए 1 लाख रुपए तक हो सकता है। प्रश्न 7 क्या सेक्शन 117 को दूसरे पेनल्टी सेक्शन के साथ लागू किया जा सकता है? उत्तर नहीं, अगर एक ही अपराध के लिए कोई खास सजा का प्रावधान है तो सेक्शन 117 लागू नहीं किया जा सकता। Q8 क्या पेनल्टी लगाने से पहले कारण बताओ नोटिस देना जरूरी है? जवाब हां, सेक्शन 124 के तहत एक शो कॉज नोटिस जारी किया जाना चाहिए और व्यक्ति को सुनवाई का मौका दिया जाना चाहिए। प्रश्न 9 क्या धारा 117 एक चार्जिंग धारा है? जवाब नहीं, सेक्शन 117 कोई चार्ज लगाने वाला सेक्शन नहीं है, यह एक जनरल पीनल प्रोविजन है। प्रश्न 10 धारा 117 धारा 112 और 114 से कैसे अलग है? उत्तर धारा 112/114 अनुचित आयात निर्यात के लिए जुर्माना विशिष्ट अपराध,
धारा 117 विशेष रूप से कवर नहीं किए गए अन्य उल्लंघनों के लिए जुर्माना। प्रश्न 11, धारा 117 अन्य धाराओं से कैसे जुड़ी है? उत्तर, धारा 112 बटा 114 बटा 116 विशिष्ट दंड। धारा 117 सामान्य दंड जहां कोई विशिष्ट दंड मौजूद नहीं है। धारा 124 कारण बताओ नोटिस। प्रश्न 12, धारा 117 क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर, यह सुनिश्चित करता है कोई भी उल्लंघन बिना सजा के नहीं जाता। प्रक्रियात्मक और कानूनी जरूरतों का पालन। प्रभावी प्रशासन। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 धारा 118 पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। तस्करी का माल छिपाने में इस्तेमाल सामान की जब्ती। Q1 कस्टम्स एक्ट 1962 का सेक्शन 118 किस बारे में है? उत्तर, सेक्शन 118 में स्मगलिंग के सामान को छिपाने के लिए इस्तेमाल किए गए सामान को जब्त करने का प्रावधान है, भले ही वो सामान खुद स्मगलिंग का न हो। Q2 सेक्शन 118 के तहत किस तरह के सामान आते हैं? उत्तर, सामान जैसे कंटेनरों, संकुल, बक्से, थैलियों। तस्करी का सामान छिपाने या छुपाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कोई भी दूसरी चीज। Q3 क्या छुपाए गए सामान की भी तस्करी जरूरी है? जवाब, नहीं, भले ही छिपाने के लिए इस्तेमाल किया गया सामान कानूनी तौर पर मालिकाना हक वाला हो, फिर भी अगर स्मगलिंग का सामान छिपाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो उसे जब्त किया जा सकता है। सेक्शन 118 के तहत जब्ती के लिए इरादा मेंस रिया जरूरी है? जवाब, नहीं, जब्ती के लिए मेंस रिया की जरूरत नहीं है, जब्ती सिविल नेचर की होती है। Q5 सेक्शन 118 के तहत जब्ती का फैसला कौन करता है? उत्तर, कस्टम्स एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी सही प्रोसेस फॉलो करने के बाद। प्रश्न 6, क्या सेक्शन 118 के तहत कारण बताओ नोटिस देना जरूरी है? जवाब, हां, सेक्शन 124 के तहत एक शो कॉज नोटिस जारी किया जाना चाहिए और संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का मौका दिया जाना चाहिए। प्रश्न 7, क्या मालिक जब्त किया गया सामान वापस ले सकता है? जवाब, हां, अथॉरिटी सेक्शन 125 के तहत जुर्माना भरने पर रिडेम्पशन की इजाजत दे सकती है जब तक कि सामान पूरी तरह से जब्त न हो जाए। प्रश्न 8, क्या सेक्शन 118 के तहत जब्ती के साथ पेनल्टी भी लगाई जा सकती है? जवाब, हां, इसमें शामिल लोगों पर इन वजहों से भी पेनल्टी लगाई जा सकती है। धारा 112 आयात मामले या धारा 114 निर्यात मामले जैसा लागू हो। प्रश्न 9, क्या सेक्शन 118 बैगेज केस पर लागू होता है? जवाब, हां, अगर सामान या पर्सनल सामान का इस्तेमाल स्मगलिंग का सामान छिपाने के लिए किया जाता है तो उन्हें सेक्शन 118 के तहत जब्त किया जा सकता है। प्रश्न 10, क्या धारा 118 एक चार्जिंग धारा है? जवाब, नहीं, सेक्शन 118 चार्ज लगाने वाला सेक्शन नहीं है, यह जब्ती का प्रोविजन है। प्रश्न 11, धारा 118 अन्य धाराओं से कैसे जुड़ी है? उत्तर, धारा 111 बटा 113 तस्करी के माल की जब्ती। धारा 118 छिपाने के लिए इस्तेमाल किए गए सामान की जब्ती। धारा 124 कारण बताओ नोटिस। धारा 125 मोचन जुर्माना। प्रश्न 12, धारा 118 क्यों महत्वपूर्ण है? जवाब दो, नए छिपाने के तरीकों को रोकता है, तस्करी के लिए कंटेनर या औजारों के इस्तेमाल को हतोत्साहित करता है, सीमा शुल्क प्रवर्तन को मजबूत करता है। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 धारा 119 पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। अन्य सामानों के साथ मिलाए गए तस्करी के सामान की जब्ती। Q1 कस्टम्स एक्ट 1962 का सेक्शन 119 किस बारे में है? उत्तर, सेक्शन 119 में यह प्रावधान है कि जब तस्करी का माल दूसरे माल के साथ मिलाया जाता है तो पूरा मिश्रण जब्त किया जा सकता है। प्रश्न 2, धारा 119 के तहत मिश्रित माल से क्या तात्पर्य है? उत्तर, यह एक ऐसी स्थिति को बताता है जहां तस्करी के सामान को गैरतस्करी कानूनी सामान के साथ इस तरह मिलाया या जोड़ा जाता है कि उन्हें आसानी से अलग या पहचाना नहीं जा सकता। Q3 क्या सेक्शन 119 तब भी लागू होता है जब कुछ सामान कानूनी तौर पर इंपोर्ट किया जाता है? जवाब, हां, कानूनी तौर पर इंपोर्ट किया गया या अपना सामान भी अगर स्मगल किए गए सामान के साथ मिला दिया जाए तो उसे जब्त किया जा सकता है। सेक्शन 119 के तहत जब्ती के लिए इरादा मेंस रिया जरूरी है?
जवाब नहीं, मिस रिया की जरूरत नहीं है। सेक्शन 119 के तहत जब्ती सिविल नेचर की होती है। प्रश्न 5, क्या मालिक यह दावा कर सकता है कि केवल तस्करी किया गया हिस्सा ही जब्त किया जाना चाहिए? उत्तर नहीं, अगर अलग करना मुमकिन न हो तो पूरा मिक्सचर सेक्शन 119 के तहत जब्त किया जा सकता है। क्यों 6, क्या जब्त करने से पहले कारण बताओ नोटिस देना जरूरी है? जवाब हाँ, सेक्शन 124 के तहत एक शो कॉज नोटिस जारी किया जाना चाहिए और व्यक्ति को सुनवाई का मौका दिया जाना चाहिए। प्रश्न 7, क्या सेक्शन 119 के तहत जब्त किए गए सामान को वापस किया जा सकता है? जवाब हाँ, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी सेक्शन 125 के तहत फाइन देकर रिडेम्पशन की इजाजत दे सकती है जब तक कि पूरी तरह जब्त करने का ऑर्डर न दिया गया हो। क्यू 8, क्या जब्ती के साथ पेनल्टी भी लगाई जा सकती है? जवाब हाँ, इसमें शामिल लोगों पर नीचे दिए गए तरीके से पेनल्टी लगाई जा सकती है। धारा 112 आयात मामले या धारा 114 निर्यात मामले जैसा लागू हो। प्रश्न 9, क्या सेक्शन 119 बैगेज केस पर लागू होता है? जवाब हाँ, अगर स्मगल किया हुआ सामान पर्सनल बैगेज या दूसरे सामान के साथ मिला दिया जाता है तो पूरा बैगेज जब्त किया जा सकता है। प्रश्न 10, क्या धारा 119 एक चार्जिंग धारा है? जवाब नहीं, सेक्शन 119 चार्ज लगाने वाला सेक्शन नहीं है, यह जब्ती का प्रोविजन है। प्रश्न 11, धारा 119 अन्य धाराओं से कैसे जुड़ी है? उत्तर धारा 111/113 तस्करी के माल की जब्ती। धारा 118 छिपाने के लिए इस्तेमाल किया गया सामान। धारा 119 अन्य वस्तुओं के साथ मिला हुआ तस्करी का माल। धारा 124 कारण बताओ नोटिस। धारा 125 मोचन जुर्माना। प्रश्न 12, धारा 119 क्यों महत्वपूर्ण है? जवाब दो। जब्ती से बचने के लिए हथकंडे मिलाने से रोकता है, तस्करी के सामान को छिपाने से रोकता है, सीमा शुल्क प्रवर्तन को मजबूत करता है। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 121 पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। तस्करी के माल की बिक्री से प्राप्त आय की जब्ती। Q1, कस्टम्स एक्ट 1962 का सेक्शन 121 क्या है? उत्तर धारा 121 में तस्करी किए गए माल की बिक्री से प्राप्त आय को जब्त करने का प्रावधान है जब ऐसा माल बेचा जाता है। Q2, सेक्शन 121 के तहत सेल प्रोसीड्स क्या है? उत्तर बिक्री से होने वाली आय का मतलब है तस्करी किए गए सामान की बिक्री से मिला पैसा या कोई और चीज, चाहे वो कैश में हो, बैंक ट्रांसफर में हो या किसी और रूप में हो। Q3, बिक्री से मिली रकम कब जब्त की जा सकती है? उत्तर बिक्री से मिली रकम तब जब्त की जा सकती है जब तस्करी की जाती है और ऐसे सामान बेचे जाते हैं और बिक्री से होने वाली कमाई पहचानी जा सकती है। प्रश्न 4, क्या यह जरूरी है कि तस्करी का सामान भी जब्त कर लिया जाए? जवाब नहीं, अगर स्मगल किया गया सामान मौजूद नहीं है, जैसे पहले ही बिक चुका है, तो भी बिक्री से मिली रकम जब्त की जा सकती है। Q5, सेक्शन 121 के तहत बिक्री से मिली रकम को कौन जब्त कर सकता है? उत्तर कस्टम्स एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एक्ट के तहत सही प्रोसेस फॉलो करने के बाद। प्रश्न 6, क्या सेक्शन 121 के तहत मिसरिया, इरादा या ज्ञान जरूरी है? जवाब नहीं, बिक्री से मिली रकम को जब्त करने के लिए मिसरिया की जरूरत नहीं है, जब्त करना सिविल नेचर का होता है। Q7, क्या जब्त करने से पहले कारण बताओ नोटिस देना जरूरी है? जवाब हाँ, सेक्शन 124 के तहत एक कारण बताओ नोटिस जारी किया जाना चाहिए जिसमें ये बातें बताई गई हों। जब्ती के लिए आधार और अपनी बात कहने का मौका। Q8, क्या बिक्री से मिली रकम को जब्त करने के साथ साथ पेनल्टी भी लगाई जा सकती है? जवाब हाँ, इसमें शामिल लोगों पर इन वजहों से भी पेनल्टी लगाई जा सकती है। धारा 112 आयात संबंधित मामले या सेक्शन 114 एक्सपोर्ट से जुड़े मामले जैसा लागू हो। प्रश्न 9, क्या सेक्शन 121 सिर्फ इंपोर्ट स्मगलिंग पर लागू होता है? उत्तर मुख्य रूप से हाँ, धारा 121 मुख्य रूप से तस्करी के सामान पर लागू होती है जो आमतौर पर अवैध आयात से संबंधित है। प्रश्न 10, क्या धारा 121 एक चार्जिंग धारा है? जवाब नहीं, सेक्शन 121 चार्ज लगाने वाला सेक्शन नहीं है, यह जब्ती का प्रोविजन है। प्रश्न 11, सेक्शन 121 दूसरे सेक्शन से कैसे जुड़ा है? उत्तर धारा 111
तस्करी के माल की जब्ती। धारा 118, 119 छिपाव और मिश्रण से संबंधित जब्ती। धारा 121 बिक्री आय की जब्ती। धारा 124 कारण बताओ नोटिस। धारा 125 मोचन जुर्माना। प्रश्न 12, धारा 121 क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर, यह पक्का करता है कि तस्करी से होने वाला मुनाफा छीन लिया जाता है। तस्कर जल्दी से सामान बेचकर भाग नहीं सकते। कस्टम्स एनफोर्समेंट असरदार और रोकने वाला बना हुआ है। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 धारा 122 पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। जब्ती और दंड का न्याय निर्णय। Q1 कस्टम्स एक्ट 1962 का सेक्शन 122 किस बारे में है? जवाब, सेक्शन 122 बताता है कि कौन सा कस्टम ऑफिसर सामान की कीमत या पेनल्टी अमाउंट के आधार पर सामान जब्त करने और पेनल्टी लगाने से जुड़े मामलों में फैसला लेने के लिए सक्षम है। प्रश्न 2, धारा 122 क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर, यह सुनिश्चित करता है न्याय निर्णय शक्तियों का उचित आवंटन, सही रैंक के अधिकारी लेते हैं, एकरूपता और वैधता। आपने कहा 123, ChatGPT ने कहा। कस्टम्स एक्ट 1962 के सेक्शन 123 पर FAQs अक्सर पूछे जाने वाले सवाल आसान इंग्लिश में समझाए गए हैं, कोई इमेज नहीं। कस्टम्स एक्ट 1962 सेक्शन 123 पर अक्सर पूछे जाने वाले सवाल, कुछ मामलों में सबूत का बोझ। Q1 कस्टम्स एक्ट 1962 का सेक्शन 123 किस बारे में है? जवाब, सेक्शन 123 कुछ नोटिफाइड सामानों के मामले में सबूत देने की जिम्मेदारी से जुड़ा है। इन सामानों के लिए यह जिम्मेदारी उस व्यक्ति पर आ जाती है जिसके पास से सामान जब्त किया गया है, ताकि यह साबित किया जा सके कि वे स्मगलिंग नहीं किए गए हैं। प्रश्न 2, सबूत का बोझ से क्या तात्पर्य है? उत्तर, बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब है कि कानूनी कार्रवाई में किसी तथ्य को साबित करने की जिम्मेदारी किसकी है। Q3 बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में नॉर्मल नियम क्या है? उत्तर, आमतौर पर कस्टम अधिकारियों को यह साबित करना होता है कि सामान स्मगल किया गया है। प्रश्न 4, सेक्शन 123 सामान्य नियम से कैसे अलग है? उत्तर, धारा 123 के तहत जिस व्यक्ति के पास सामान है उसे यह साबित करना होगा कि सामान कानूनी तौर पर इंपोर्ट किया गया है, कस्टम डिपार्टमेंट नहीं। Q5 सेक्शन 123 के तहत कौन से सामान आते हैं? उत्तर, सेक्शन 123 सिर्फ नोटिफाइड सामान पर लागू होता है, जैसे सोना, घड़ियां, इलेक्ट्रॉनिक्स, केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य वस्तुएं। Q6 सेक्शन 123 के तहत सामान को कैसे नोटिफाई किया जाता है? उत्तर, वस्तुओं को केंद्र सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित किया जाता है। प्रश्न 7, सबूत का बोझ किस पर है? उत्तर, बोझ इस पर है वो व्यक्ति जिसके पास से सामान जब्त किया गया है या वो व्यक्ति जो माल पर मालिकाना हक का दावा करता है। प्रश्न 8, सेक्शन 123 के तहत व्यक्ति को क्या साबित करना होगा? उत्तर, उसे यह साबित करना होगा कि माल की तस्करी नहीं की जाती है और उन्हें कानूनी तौर पर इंपोर्ट किया गया था या हासिल किया गया था। प्रश्न 9, क्या सेक्शन 123 सभी सामानों पर लागू होता है? उत्तर, नहीं, यह केवल इस अनुभाग के अंतर्गत विशेष रूप से अधिसूचित वस्तुओं पर लागू होता है। प्रश्न 10, क्या धारा 123 के तहत मेंस रिया इरादा प्रासंगिक है? उत्तर, नहीं, धारा 123 सबूत के बोझ से संबंधित है, इरादे से नहीं। प्रश्न 11, क्या सेक्शन 123 बैगेज केस में लागू होता है? जवाब, हां, अगर पैसेंजर के बैगेज में नोटिफाइड सामान मिलता है तो सेक्शन 123 लागू होता है। प्रश्न 12, क्या धारा 123 एक चार्जिंग धारा है? जवाब, नहीं, सेक्शन 123 कोई चार्ज लगाने वाला सेक्शन नहीं है, यह एक प्रोसीजरल और सबूत वाला प्रोविजन है। प्रश्न 13, सेक्शन 123 दूसरे सेक्शन से कैसे जुड़ा है? उत्तर, धारा 111 तस्करी के माल की जब्ती, धारा 112 जुर्माना, धारा 123 सबूत का बोझ, धारा 124 कारण बताओ नोटिस। प्रश्न 14, धारा 123 क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर, यह कस्टम अधिकारियों की मदद करता है उच्च जोखिम वाले तस्करी के सामानों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करें, तस्करों को आसानी से भागने से रोकें, प्रवर्तन और निरोध को मजबूत करना,
सीमा शुल्क अधिनियम 1962 धारा 124 पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। जब्ती या जुर्माने से पहले कारण बताओ नोटिस जारी करना। Q1 कस्टम्स एक्ट 1962 का सेक्शन 124 किस बारे में है? उत्तर सेक्शन 124 में यह प्रावधान है कि जब तक संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का मौका न दिया जाए तब तक सामान की जब्ती या जुर्माना नहीं लगाया जा सकता। प्रश्न 2 कारण बताओ नोटिस SCN क्या है? उत्तर कारण बताओ नोटिस कस्टम्स द्वारा जारी किया गया एक लिखित नोटिस है जो किसी व्यक्ति से पूछता है बताएं कि सामान जब्त क्यों नहीं किया जाना चाहिए और या बताएं कि पेनल्टी क्यों नहीं लगाई जानी चाहिए। Q3 शो कॉज नोटिस की जरूरत कब होती है? उत्तर SCN पहले जरूरी है। माल की जब्ती धारा 111, 113, 118, 119 आदि या जुर्माना लगाना धारा 112, 114, 116, 117 आदि। प्रश्न 4 कारण बताओ नोटिस कौन जारी करता है? उत्तर एक्ट के तहत ऑथराइज कस्टम्स का एक सही ऑफिसर SCN जारी करता है। Q5 एक वैलिड शो कॉज नोटिस में क्या होना चाहिए? उत्तर इसमें यह होना चाहिए जब्ती या जुर्माने के आधार, प्रासंगिक तथ्य और साक्ष्य, लागू किए गए कानूनी प्रावधान, जवाब देने के लिए समय दिया गया, व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर। Q6 क्या सेक्शन 124 के तहत पर्सनल हियरिंग जरूरी है? जवाब हां, व्यक्ति को अपनी बात कहने का मौका दिया जाना चाहिए, चाहे लिखकर या पर्सनल हियरिंग के जरिए। प्रश्न 7 क्या SCN के बिना जब्ती या जुर्माना लगाया जा सकता है? उत्तर नहीं, SCN जारी किए बिना पास किया गया कोई भी ऑर्डर अमान्य है, सिवाय उन मामलों के जिन्हें कानून द्वारा विशेष रूप से छूट दी गई हो। प्रश्न 8 क्या सेक्शन 124 प्रोविजन रिलीज मामलों पर लागू होता है? उत्तर सेक्शन 124 फाइनल एडजुडिकेशन पर लागू होता है। सेक्शन 110 के तहत प्रोविजन रिलीज एडजुडिकेशन से पहले दी जा सकती है। प्रश्न 9 क्या SCN जारी करने की कोई समय सीमा है? जवाब हां, जब्त किए गए सामान के लिए SCN आमतौर पर जब्ती की तारीख से 6 महीने के अंदर जारी किया जाना चाहिए, सेक्शन 110, जिसे कुछ मामलों में बढ़ाया जा सकता है। प्रश्न 10 क्या SCN में बदलाव या उसे सप्लीमेंट किया जा सकता है? जवाब हां, SCN में बदलाव या उसे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए। प्रश्न 11 क्या धारा 124 एक चार्जिंग धारा है? जवाब नहीं, सेक्शन 124 कोई चार्जिंग सेक्शन नहीं है, यह एक प्रोसीजरल सेफगार्ड प्रोविजन है। प्रश्न 12 धारा 124 अन्य धाराओं से कैसे जुड़ी है? उत्तर धारा 111/113 जब्ती, धारा 112, 114, 116, 117 दंड, धारा 123 सबूत का बोझ, धारा 124 अनिवार्य कारण बताओ नोटिस। प्रश्न 13 धारा 124 क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर यह सुनिश्चित करता है प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत, बचाव का उचित अवसर, सीमा शुल्क न्याय निर्णय में पारदर्शिता। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 125 पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। जब्ती के बदले जुर्माना भरने का विकल्प। Q1 कस्टम्स एक्ट 1962 का सेक्शन 125 क्या है? उत्तर सेक्शन 125 जब्त किए गए सामान को पूरी तरह जब्त करने के बजाय रिडेम्पशन फाइन देकर उसे छुड़ाने का ऑप्शन देता है। प्रश्न 2 रिडेम्पशन फाइन का क्या अर्थ है? उत्तर रिडेम्पशन फाइन वो रकम है जो जब्त किए गए सामान को वापस पाने के लिए कस्टम्स को दी जाती है। Q3 क्या हर जब्ती के मामले में रिडेम्पशन फाइन जरूरी है? जवाब नहीं, रिडेम्पशन देना अपनी मर्जी से होता है। हालांकि जिन चीजों पर रोक नहीं है उनके लिए फैसला करने वाली अथॉरिटी आमतौर पर रिडेम्पशन का ऑप्शन देती है। Q4 क्या सेक्शन 125 के तहत बैन सामान को रिडीम किया जा सकता है? जवाब आमतौर पर नहीं। जिन चीजों पर रोक है उन्हें आमतौर पर पूरी तरह से जब्त कर लिया जाता है, हालांकि कानून या नोटिफिकेशन के हिसाब से कुछ छूट भी हो सकती है। Q5 रिडेम्पशन फाइन की रकम कौन तय करता है? उत्तर फैसला करने वाली अथॉरिटी इन बातों को ध्यान में रखकर रकम तय करती है। अपराध की प्रकृति, लाभ का मार्जिन, माल का बाजार मूल्य, उल्लंघन की गंभीरता। Q6 क्या रिडेम्पशन फाइन की कोई लिमिट है?
जवाब हाँ, रिडेम्पशन फाइन सामान की मार्केट कीमत में से लगने वाली ड्यूटी घटाकर ज्यादा नहीं हो सकता। प्रश्न 7, क्या रिडेम्पशन फाइन पेनल्टी के समान है? उत्तर नहीं, रिडेम्पशन फाइन सामान से संबंधित है। जुर्माना व्यक्तियों पर लगाया गया धारा 112, 114 आदि के अंतर्गत दोनों को एक साथ लगाया जा सकता है। Q8, क्या रिडेम्पशन फाइन का पेमेंट करने का मतलब है कि कोई पेनल्टी नहीं है? उत्तर नहीं, रिडेम्पशन फाइन देने के बाद भी पेनल्टी अलग से लगाई जा सकती है। Q9, क्या रिडेम्पशन फाइन लगाने से पहले शो कॉज नोटिस देना जरूरी है? उत्तर हाँ, सेक्शन 124 के तहत कारण बताओ नोटिस और सुनवाई का मौका जरूरी है। Q10, अगर सामान फिजिकली अवेलेबल नहीं है तो क्या रिडेम्पशन फाइन लगाया जा सकता है? उत्तर नहीं, रिडेम्पशन फाइन तभी लगाया जा सकता है जब सामान वापसी के लिए उपलब्ध हो। प्रश्न 11, क्या धारा 125 एक चार्जिंग धारा है? जवाब नहीं, सेक्शन 125 कोई चार्ज लगाने वाला सेक्शन नहीं है। यह जब्ती के मामलों में राहत का प्रावधान है। प्रश्न 12, धारा 125 अन्य धाराओं से कैसे जुड़ी है? उत्तर धारा 111/113 माल की जब्ती, धारा 124 कारण बताओ नोटिस, धारा 125 मोचन जुर्माना, धारा 112/114 दंड। प्रश्न 13, धारा 125 क्यों महत्वपूर्ण है? जवाब दो। पूरी तरह जब्त होने के बुरे नतीजों से बचाता है, रेवेन्यू प्रोटेक्शन और फेयरनेस में बैलेंस बनाता है, असली इंपोर्टर्स एक्सपोर्टर्स को राहत देता है। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 126 पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। जब्त करने पर संपत्ति केंद्र सरकार में निहित होगी। Q1, कस्टम्स एक्ट 1962 का सेक्शन 126 किस बारे में है? उत्तर धारा 126 में कहा गया है कि एक बार जब सामान सीमा शुल्क अधिनियम के तहत जब्त कर लिया जाता है तो वो केंद्र सरकार की संपत्ति बन जाता है। Q2, जब्त किए गए सामान का मालिकाना हक सरकार को कब ट्रांसफर होता है? जवाब मालिकाना हक तब ट्रांसफर होता है जब फैसला करने वाली अथॉरिटी एक वैलिड जब्ती ऑर्डर पास करती है। प्रश्न 3, क्या सेक्शन 126 सभी जब्त किए गए सामान पर लागू होता है? जवाब हां, यह एक्ट के तहत जब्त किए गए सभी सामान पर लागू होता है, चाहे वो इंपोर्टेड सामान हो या एक्सपोर्टेड। Q4, जब्त किए गए सामान पर सरकार के क्या अधिकार हैं? उत्तर केंद्र सरकार सामान बेचो, माल को नष्ट कर दो, नियमों या नोटिफिकेशन के अनुसार उनका निपटान करें। Q5, क्या असली मालिक जब्त होने के बाद सामान पर दावा कर सकता है? उत्तर नहीं, एक बार जब्त और धारा 126 के तहत निहित होने के बाद मूल मालिक का माल पर कोई अधिकार नहीं होता है जब तक कि धारा 125 के तहत मोचन की अनुमति न दी जाए और उसका प्रयोग न किया जाए। Q6, क्या रिडेम्पशन फाइन चुकाने पर वेस्टिंग होती है? जवाब अगर रिडेम्पशन की इजाजत है और जुर्माना भर दिया गया है तो सामान मालिक को दे दिया जाता है, सरकार में वेस्टिंग लागू नहीं होती। प्रश्न 7, क्या धारा 126 एक चार्जिंग धारा है? जवाब नहीं, सेक्शन 126 कोई चार्ज लगाने वाला सेक्शन नहीं है। यह जब्ती के बाद का कॉन्सिक्वेंशियल प्रोविजन है। प्रश्न 8, क्या सेक्शन 126 के तहत कारण बताओ नोटिस देना जरूरी है? उत्तर धारा 126 के तहत SCN की आवश्यकता नहीं है, हालांकि जब्ती के लिए धारा 124 के तहत SCN की आवश्यकता होती है, जो निहित होने से पहले होती है। प्रश्न 9, धारा 126 अन्य धाराओं से कैसे जुड़ी है? उत्तर धारा 111/113 माल की जब्ती, धारा 124 कारण बताओ नोटिस, धारा 125 मोचन जुर्माना, धारा 126 जब्त माल का सरकार में निहित होना। प्रश्न 10, धारा 126 क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर यह जब्त किए गए सामान के मालिकाना हक पर कानूनी स्पष्टता देता है और सरकार को जब्त करने के बाद उन्हें कानूनी तौर पर निपटाने में मदद करता है। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 127 पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। कस्टम अधिकारियों द्वारा जब्ती या जुर्माना देना न्यायाधिकरण का अधिकार क्षेत्र। Q1, कस्टम्स एक्ट 1962 का सेक्शन 127 किस बारे में है? जवाब सेक्शन 127 कस्टम अधिकारियों की जब्ती और पेनल्टी के मामलों में फैसला करने की शक्ति से जुड़ा है और ऐसे मामलों में अधिकार और अधिकार को साफ करता है। प्रश्न 2, धारा 127 के तहत न्याय निर्णय का क्या अर्थ है? उत्तर एडजुडिकेशन का मतलब है कानूनी फैसला लेने की प्रक्रिया, जहां एक कस्टम अधिकारी
यह तय करता है कि सामान जब्त किया जा सकता है या नहीं, और या क्या किसी व्यक्ति पर पेनल्टी लग सकती है। Q3 सेक्शन 127 के तहत मामलों का फैसला कौन कर सकता है। उत्तर, सिर्फ एक कस्टम ऑफिसर जो एक्ट के तहत काबिल और ऑथराइज्ड है ऐसे मामलों में फैसला ले सकता है। Q4 क्या सेक्शन 127 खुद पैसे की लिमिट बताता है। जवाब, नहीं, अधिकारियों के पैसे की लिमिट और रैंक सेक्शन 122 और उससे जुड़े नोटिफिकेशन के तहत तय किए गए हैं। सेक्शन 127 सेक्शन 122 के साथ काम करता है। Q5 क्या कोई अनथराइज्ड ऑफिसर जब्ती या पेनल्टी ऑर्डर पास कर सकता है। जवाब, नहीं, कानून के तहत काबिल नहीं होने वाले किसी अधिकारी का पास किया गया ऑर्डर इनवैलिड हो सकता है और उसे चैलेंज किया जा सकता है। प्रश्न 6 क्या धारा 127 एक चार्जिंग धारा है। जवाब, नहीं, सेक्शन 127 कोई चार्जिंग सेक्शन नहीं है, यह एक प्रोसीजरल और ज्यूरिसडिक्शनल प्रोविजन है। Q7 क्या सेक्शन 127 के तहत फैसले से पहले कारण बताओ नोटिस देना जरूरी है। जवाब, हां, फैसला सुनाने से पहले सेक्शन 124 के तहत एक कारण बताओ नोटिस जारी किया जाना चाहिए और व्यक्ति को सुनवाई का मौका दिया जाना चाहिए। प्रश्न 8 क्या धारा 127 के तहत निर्णय को चुनौती दी जा सकती है। जवाब, हां, पास किए गए ऑर्डर को इन तरीकों से चैलेंज किया जा सकता है। अपील या कस्टम्स एक्ट की बाद की धाराओं के तहत दिए गए रिवीजन के अनुसार। प्रश्न 9 क्या सेक्शन 127 इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों मामलों पर लागू होता है। उत्तर, हां, यह इंपोर्ट रिलेटेड और एक्सपोर्ट रिलेटेड जब्ती और पेनल्टी दोनों मामलों पर लागू होता है। प्रश्न 10 धारा 127 अन्य धाराओं से कैसे जुड़ी है। उत्तर, धारा 122 न्याय निर्णय करने में सक्षम अधिकारी, धारा 124 कारण बताओ नोटिस, धारा 125 मोचन जुर्माना, धारा 126 जब्त माल का निहित होना, धारा 127 न्याय निर्णयन प्राधिकरण। प्रश्न 11 धारा 127 क्यों महत्वपूर्ण है। उत्तर, यह सुनिश्चित करता है न्याय निर्णय शक्तियों का वैध प्रयोग, उचित रूप से अधिकृत अधिकारियों द्वारा लिए गए निर्णय, मनमाने आदेशों के विरुद्ध सुरक्षा, सीमा शुल्क अधिनियम 1962 धारा 128 पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न, कमिश्नर को अपील अपील। Q1 कस्टम्स एक्ट 1962 का सेक्शन 128 किस बारे में है। उत्तर, सेक्शन 128 कस्टम अधिकारियों द्वारा पास किए गए कुछ ऑर्डर के खिलाफ कस्टम कमिश्नर अपील को अपील करने का अधिकार देता है। Q2 सेक्शन 128 के तहत अपील कौन फाइल कर सकता है। उत्तर, कमिश्नर से नीचे के कस्टम अधिकारी के आदेश या फैसले से परेशान कोई भी व्यक्ति अपील कर सकता है। Q3 सेक्शन 128 के तहत कौन से ऑर्डर अपील किए जा सकते हैं। उत्तर, इनके द्वारा पारित आदेश, सहायक आयुक्त या डिप्टी कमिश्नर या किसी भी निचली एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के खिलाफ कमिश्नर अपील के पास अपील की जा सकती है। प्रश्न 4 अपील किसके समक्ष दायर की गई है। उत्तर, अपील अधिकार क्षेत्र वाले कस्टम कमिश्नर अपील के समक्ष दायर की जाती है। Q5 अपील फाइल करने की टाइम लिमिट क्या है। उत्तर, अपील ऑर्डर मिलने की तारीख से 60 दिनों के अंदर फाइल करनी होगी। प्रश्न 6 क्या देरी को माफ किया जा सकता है। उत्तर, हां, आयुक्त अपील अधिकतम विस्तार की अनुमति दे सकते हैं। आपने कहा 129, ChatGPT ने कहा। कस्टम्स एक्ट 1962 के सेक्शन 129 पर FAQs अक्सर पूछे जाने वाले सवाल आसान इंग्लिश में समझाए गए हैं, कोई इमेज नहीं। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 129 पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न, अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील सेस्टैट। Q1 कस्टम्स एक्ट 1962 का सेक्शन 129 किस बारे में है। उत्तर, सेक्शन 129 में कस्टम अधिकारियों द्वारा पास किए गए कुछ आदेशों के खिलाफ अपीलेट ट्रिब्यूनल, जिसे आमतौर पर सेस्टैट, कस्टम्स, एक्साइज और सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के नाम से जाना जाता है, में अपील करने का प्रावधान है। प्रश्न 2 सेस्टैट क्या है। उत्तर, सेस्टैट एक स्वतंत्र अपीलीय प्राधिकरण है जो इनके द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ अपील सुनता है। सीमा शुल्क आयुक्त या आयुक्त अपील। Q3 सेक्शन 129 के तहत अपील कौन फाइल कर सकता है। उत्तर, कोई भी व्यक्ति जो पास किए गए ऑर्डर से परेशान है। सीमा शुल्क आयुक्त न्यायिक प्राधिकरण के रूप में या कमिश्नर अपील।
सेस्टैट के सामने अपील फाइल कर सकते हैं। Q4 सेक्शन 129 के तहत कौन से ऑर्डर अपील किए जा सकते हैं? उत्तर, इनके खिलाफ अपील फाइल की जा सकती है। आयुक्त अपील के आदेश। कस्टम कमिश्नर ने एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के तौर पर कुछ ऑर्डर पास किए। प्रश्न 5 सेस्टैट में अपील फाइल करने की टाइम लिमिट क्या है? उत्तर, अपील ऑर्डर मिलने की तारीख से 3 महीने के अंदर फाइल करनी होगी। Q6 क्या अपील फाइल करने में देरी को माफ किया जा सकता है? जवाब, हां, अगर अपील करने वाला सही कारण बताता है तो सेस्टैट देरी को माफ कर सकता है। प्रश्न 7 क्या कस्टम्स डिपार्टमेंट भी सेक्शन 129 के तहत अपील फाइल कर सकता है? जवाब, हां, कस्टम कमिश्नर अगर ऑर्डर को गैरकानूनी या गलत मानते हैं तो वे सेस्टैट में अपील करने का निर्देश दे सकते हैं। प्रश्न 8 क्या अपील फाइल करने के लिए प्री डिपॉजिट जरूरी है? जवाब, हां, आमतौर पर अपील की सुनवाई से पहले एक कानूनी प्री डिपॉजिट, जैसा कि कानून के तहत बताया गया है, जरूरी होता है। प्रश्न 9 क्या सेक्शन 129 क्लासिफिकेशन और वैल्यूएशन के मामलों को कवर करता है? उत्तर, हां, सेस्टैट इनसे जुड़ी अपील सुनता है। वर्गीकरण, मूल्यांकन, जब्ती, जुर्माना, रिफंड, कर्तव्य मांगे। प्रश्न 10 क्या धारा 129 एक चार्जिंग धारा है? उत्तर, नहीं, सेक्शन 129 कोई चार्ज लगाने वाला सेक्शन नहीं है। यह एक अपील वाला प्रोविजन है। प्रश्न 11 धारा 129 अन्य धाराओं से कैसे जुड़ी है? उत्तर, धारा 128 आयुक्त को अपील अपील धारा 129 अपीलीय न्यायाधिकरण सेस्टैट में अपील, धारा 130 उच्च न्यायालय में अपील, धारा 130 सर्वोच्च न्यायालय में अपील। प्रश्न 12 धारा 129 क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर, यह सुनिश्चित करता है सीमा शुल्क आदेशों की स्वतंत्र न्यायिक समीक्षा, सीमा शुल्क कानून की एक समान व्याख्या, करदाता अधिकारों का संरक्षण, सीमा शुल्क अधिनियम 1962 धारा 130 पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न, उच्च न्यायालय में अपील। Q1 कस्टम्स एक्ट 1962 का सेक्शन 130 किस बारे में है? उत्तर, सेक्शन 130 में अपीलेट ट्रिब्यूनल सेस्टैट के कुछ आदेशों के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करने का प्रावधान है। Q2 सेक्शन 130 के तहत अपील कौन फाइल कर सकता है? उत्तर, कोई भी पीड़ित व्यक्ति जिसमें शामिल है आयातक या निर्यातक, आकलन, सीमा शुल्क विभाग, हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। Q3 सेक्शन 130 के तहत कौन से ऑर्डर अपील किए जा सकते हैं? उत्तर, सेस्टैट द्वारा पास किए गए ऑर्डर पर तभी अपील की जा सकती है जब उनमें कानून का कोई बड़ा सवाल शामिल हो। प्रश्न 4 कानून का महत्वपूर्ण प्रश्न से क्या तात्पर्य है? उत्तर, इसका मतलब है एक महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दा, जैसे कानून की व्याख्या, कानूनी प्रावधानों की वैधता, क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटियां, केवल तथ्यों से संबंधित मुद्दे नहीं। Q5 किस हाई कोर्ट का अधिकार क्षेत्र है? उत्तर, वो उच्च न्यायालय जिसके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में मामला उठा या असेसी या अथॉरिटी का है। Q6 अपील फाइल करने की टाइम लिमिट क्या है? उत्तर, अपील सेस्टैट ऑर्डर की जानकारी मिलने की तारीख से 180 दिन 6 महीने के अंदर फाइल की जानी चाहिए। प्रश्न 7 क्या अपील फाइल करने में देरी को माफ किया जा सकता है? उत्तर, हां, अगर सही कारण बताया जाए तो हाई कोर्ट देरी को माफ कर सकता है। प्रश्न 8 क्या क्लासिफिकेशन और वैल्यूएशन के मामले सेक्शन 130 के तहत अपील किए जा सकते हैं? उत्तर, नहीं, वर्गीकरण, मूल्यांकन, शुल्क की दर या मूल्यांकन के लिए मूल्य से जुड़े मामले धारा 130 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में सीधे अपील किए जा सकते हैं, उच्च न्यायालय में नहीं। प्रश्न 9 क्या सेक्शन 130 के तहत अपील फाइल करने के लिए प्री डिपॉजिट जरूरी है? उत्तर, ट्रिब्यूनल स्टेज पर जो रकम पहले से जमा है उसके अलावा हाई कोर्ट स्टेज पर कोई और प्री डिपॉजिट जरूरी नहीं है। प्रश्न 10 क्या धारा 130 एक चार्जिंग धारा है? जवाब, नहीं, सेक्शन 130 कोई चार्जिंग सेक्शन नहीं है। यह एक अपीलेट प्रोविजन है। प्रश्न 11 धारा 130 अन्य धाराओं से कैसे जुड़ी है? उत्तर, धारा 129 सेस्टैट में अपील, धारा 130 उच्च न्यायालय में अपील, धारा 130 सर्वोच्च न्यायालय में अपील। प्रश्न 12 धारा 130 क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर,
इसमें ये चीजें दी गई है। उच्च न्यायालयों द्वारा न्यायिक समीक्षा, सीमा शुल्क कानून की एक समान व्याख्या, ट्रिब्यूनल द्वारा कानूनी गलतियों से बचाव,